नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बहुत बड़ा दिन आज सुप्रीम कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें आएंगी वो आपके लिए, हमारे लिए, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मामले की आज फिर सुनवाई हो रही है जिस मामले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जी हां, सीईसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब सुर्खियों में रहते हैं, सुर्खियां बटोरते रहते हैं। लगातार उनके ऊपर चर्चा हम लोग करते रहते हैं, लगातार उनके ऊपर चर्चा पूरा देश करता रहता है। अभी अभी 5 राज्यों के चुनाव बीते हैं, इन चुनावों में कितनी धांधली हुई है इस पर भी चर्चा हो रही है। और इसी धांधली के कारण ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि कार्यकाल खत्म हो गया, संविधान के हिसाब संवैधानिक तौर पर उस वहां की विधानसभा को भंग कर दिया गया और वह खुद ब खुद मुख्यमंत्री नहीं रही। अब वहां पर नए मुख्यमंत्री बन गए हैं पश्चिम बंगाल में, आप जानते हैं, शुभेंदु अधिकारी। लेकिन उससे पहले जो ये पूरा का पूरा चुनाव कंडक्ट करवाता है उसका नाम है ज्ञानेश गुप्ता, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक याचिका लगी है। उनके खिलाफ ही नहीं बल्कि इस पूरी की पूरी जो पद्धति है, जो चुनाव के जो कमिश्नर हैं उनके खिलाफ यह याचिका लगाई गई है कि उनकी नियुक्ति ही वैध नहीं है, क्योंकि उनकी नियुक्ति में जो 3 जूरी के सदस्य हैं उसमें एक सदस्य नहीं बल्कि 2-2 सदस्य एक ही टोली के हैं। यानी एक टोली के 2 लोग रहे और अकेला अगर वहां पर एलओपी रहे, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, तो फिर क्या होगा? फिर यहां पर यही होगा कि मनमानी चलेगी, और वही चल रहा है। और इसके खिलाफ याचिकाएं जो लगाई गई उनमें से सुनवाई पहले भी हुई थी, और अब जो सुनवाई हुई है उसमें आज से ठीक 7 दिन पहले यानी 7 मई को सुनवाई हुई थी। 7 मई के बाद इसकी तारीख बढ़ाकर आज 14 मई की गई। 14 मई को अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। 2 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ये 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर ये दोनों जजों की बेंच के सामने बहस चल रही है, बहस में ले चलेंगे। और उसके अलावा एक बहस उधर कलकत्ता हाई कोर्ट में भी चल रही है, जहां पर खुद ममता बनर्जी पहुंची हैं। ममता बनर्जी आज वकील की भूमिका में पहुंची हुई हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में, और वहां पर ममता बनर्जी पोस्ट इलेक्शन जो वहां पर चल रहा है पश्चिम बंगाल में, जितने उपद्रव मचाए जा रहे हैं, तोड़ फोड़ किए जा रहे हैं, मार पिटाई की जा रही है, इसके खिलाफ वो पहुंची है कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी। और वहां पर ममता बनर्जी इस पर अपनी दलीलें पेश कर रही हैं। लेकिन आपको ले चलेंगे इधर सुप्रीम कोर्ट में, भारतीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथी समीरात्मज मिश्र जी जुड़े हुए हैं। समीर जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत, इस्तकबाल एक बार फिर आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। जैसा आपको बता चुका हूं कि 2 जजों की बेंच है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ये 2 जजों की बेंच, सतीश चंद्र शर्मा और दीपांकर दत्ता की बेंच अभी सुनवाई कर रही है। और सुनवाई में कि क्या ये जो नियुक्ति है ज्ञानेश गुप्ता और उनके साथी, 2 और साथी जो आयुक्त हैं, एक चीफ जो कमिश्नर हैं वो, और 2 कमिश्नर, इन दोनों यानी इन तीनों की नियुक्ति क्या सचमुच यहां पर संवैधानिक तौर पर सही है या गलत है, यह साबित करने की कोशिश हो रही है यहां पर समीर जी। और इसमें जो शुरुआती बातें आई हैं जरा वो रख देता हूं जल्दी से, फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जितनी बातें आ रही हैं इसके आगे आप जनता तक पहुंचाएंगे, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे इसके आगे जो दलीलें चल रही हैं। याचिकाकर्ता लोक प्रहरी की तरफ से भी याचिकाएं लगाई गई, और उसकी तरफ से सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एसएन शुक्ला साहब हैं जो खड़े हुए हैं। एसएन शुक्ला साहब खड़े हुए और इन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की, और वो कह रहे हैं कि हम न केवल कानून को चुनौती दे रहे हैं बल्कि अधिनियम के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है, इन नियुक्तियों को भी चुनौती दे रहे हैं। यानी न सिर्फ कानून को बल्कि इस कानून के दायरे में आने वाले जो नियुक्त किए गए हैं तीनों आयुक्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्तों को भी चुनौती दे रहे हैं, उनकी नियुक्ति को चुनौती दे रहे हैं। हम केवल अनूप बरनवाल के फैसले के आधार पर ही चुनौती नहीं दे रहे हैं बल्कि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त सिद्ध कानूनी खामियों के आधार पर भी चुनौती दे रहे हैं। साफ साफ यहां इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है समीर जी कि शुक्ला जी ने साफ अंडरलाइन कर दिया है कि हम आपके सामने याचिकाकर्ता तो हैं लेकिन हाथ जोड़ के खड़े होने के लिए नहीं आए हैं। हम यहां पर साफ साफ सिद्ध
सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आए हैं कि आपके सामने जो याचिकाएं लगाई गई हैं वो कितनी मजबूत याचिकाएं हैं, जिस आधार पर आपको आगे फैसला करना है। 7 मिनट पहले से इसकी शुरुआत हुई है इस बहस की, और इस शुरुआत में ये तमाम बातें जिसमें शुक्ला जी कह रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर, कि डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया था कि अगर संविधान में कार्यपालिका के नियंत्रण में रहने वाले व्यक्ति को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल निश्चित और सुनिश्चित तरीके से, सुरक्षित तरीके से बनाने का कोई अर्थ नहीं है। यानी चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है उसको निश्चित और सुरक्षित बनाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अमूमन हम लोग यही देखते हैं कि उनका जो कार्यकाल है उसको सुरक्षित भी रखा जाता है, निश्चित भी रखा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का यहां पर हवाला देते हुए कह रहे हैं शुक्ला जी, पूर्व आईएएस अधिकारी और जो लोक प्रहरी की तरफ से खड़ा हुए हैं, नया अधिनियम इस बात का ध्यान रखने में विफल रहा है। जो नया नियम बनाया गया है, यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 324, 14 आप जानते हैं समानता का अधिकार, और 24 जो है वो सीधे 324 जो है वो चुनाव आयोग को बहुत सारी, यानी चुनाव आयोग के निर्माण से लेकर उसके अधिकारों का यहां पर का ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है, जिसके तहत चुनाव आयोग का निर्माण होता है, चुनाव आयुक्तों का यहां पर की नियुक्ति होती है। इन तमाम बातों का उल्लंघन यहां करता है, ये कह रहे हैं शुक्ला जी। हाँ, दरअसल राजीव जी, शुक्ला जी की जो दलील है वो यही, मतलब जो समझ में आ रहा है, वो कहना चाह रहे हैं कि जो संविधान निर्माताओं ने इस महत्वपूर्ण संस्था को इतना एक मजबूत बनाया है, मजबूत बनाने का मतलब यह है कि ऐसा न हो कि अगर कोई सरकार चाहे तो जब चाहे उनको हटा दे। उनकी जब नियुक्ति होती है तो उनके लिए एक शर्त रखी गई है कि इतने साल की और 65 साल की उम्र की, हालांकि उसको संसद घटा बढ़ा सकती है, लेकिन यह चीज फिक्स रखी गई है ताकि कोई सरकार ऐसा ना हो कि कभी वो नियुक्त हुए हैं, बाद में सरकार बदले, उसको लगे कि वो उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं तो उनको बदल दिया जाए, यानी जैसी परिस्थितियां हम लोग आज देख रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि नियुक्ति के लिए संसद ने ही अभी पिछले दिनों जो उस याचिका की बात हो रही उसके आधार पर एक सुझाव दिया था कि इसमें एक पैनल बनाया जाए जिसमें प्रधानमंत्री हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो और सीजेआई हो। सरकार ने जब कानून बनाया तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन प्रधानमंत्री को तो रखा, लेकिन सीजेआई को हटाकर एक मंत्री को रख दिया। और यही फिर सवाल उठ गए कि जब 2 मंत्री, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक उनकी कैबिनेट का मंत्री होगा, तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के होने और ना होने का मतलब ही क्या रह जाएगा। यानी इस संस्था को, जिसको इतना मजबूत बनाने की आकांक्षा थी संविधान निर्माताओं की, उसको कैसे कमजोर कर दिया गया और इसीलिए फिर इसको चुनौती दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहां पर शुक्ला जी यही नहीं रुकते हैं, बल्कि कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल और संसद से प्रासंगिक जानकारी छुपाकर विधेयक को मंजूरी दी गई। यानी ये जो विधेयक लाया गया जिसमें कहा गया कि ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, ज्ञानेश गुप्ता की नियुक्ति होगी या राजीव कुमार की नियुक्ति जो की गई थी, ये नियुक्तियां ही जो है वो गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि मंत्रिमंडल और संसद से प्रासंगिक जानकारी को छुपाकर यह पूरा का पूरा विधेयक लाया गया है। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्टों को छिपाया गया है, ये साफ साफ यहां कह रहे हैं शुक्ला जी। शुक्ला जी यहां पर यह भी कह रहे हैं कि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कैबिनेट नोट में उन रिपोर्टों का कोई जिक्र नहीं है। यहां साफ कह रहे हैं कि यहां पर उन रिपोर्ट्स का कोई जिक्र नहीं है जो रहना चाहिए, और कहा जा रहा है कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता का उल्लेख तक नहीं है। विधेयक में इस बात का जिक्र तो दूर की बात है कि इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए। यह अधिनियम संविधान के साथ सरासर धोखा है। यह साफ साफ यहां कह रहे हैं कि यह जो बनाया गया यह अधिनियम, यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उनके 2 साथियों की नियुक्ति के लिए जो अधिनियम लाया गया, जो कानून बनाया गया, वो सरासर देश के साथ धोखा है, संविधान के साथ धोखा है। शुक्ला जी यहां नहीं रुकते हैं, शुक्ला जी आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं जो साथी बाद में जुड़े हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस वक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नियुक्ति जो है वो क्या असंवैधानिक है, उनकी नियुक्ति गलत की गई है और उनकी नियुक्ति में कुछ छिपाया गया है। ये सारी बातें यहां सुप्रीम कोर्ट में इस पर दलीलें पेश की जा रही हैं और यहां पर तलवार लटकी हुई है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर तलवार लटकी हुई है, उनके दोनों साथी जो आयुक्त हैं उनके ऊपर। यहां शुक्ला जी जो हैं वो लोक प्रहरी की तरफ से खड़े हुए हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने, यानी सरकार ने विधि आयोग की उन सिफारिशों पर भी विचार नहीं किया जो अनूप बरनवाल मामले में दिए गए फैसले के अनुसार थी। यानी
विधि आयोग के जो फैसले थे अनूप बरनवाल केस के मामले में, इसका जिक्र बार बार आया है, अनूप बरनवाल का केस का मामला, और इस मामले में थी, इसका भी यहां पर जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। समीर जी। जी बिल्कुल, इसका ख्याल नहीं रखा गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आपको एक दिशा निर्देश दिए थे कि इस तरह का पैनल बनाया जाएगा, और अगर उस तरह का पैनल बनेगा तो जाहिर सी बात है कि काफी संभावना रहेगी कि एक निष्पक्ष चुनाव आयुक्त आप बनाएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएंगे। लेकिन सरकार ने उसमें से सीजीआई को ही हटा दिया, और सीजीआई के बाद जब बनाया गया तो 3 सदस्यों का ये पैनल बनाया गया। तो अच्छा, एक चीज और भी है राजीव जी, उस वक्त जब ये कानून बना था तो जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया से ये कानून बना था, वो भी लोगों ने देखा कि वहां बड़ी जो पूरा का पूरा विपक्ष है वो बाहर है, केवल सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं। विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया गया और ये ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तो केवल न केवल सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उनकी अवहेलना की गई या उनको इग्नोर किया गया, बल्कि संसदीय प्रक्रिया को भी पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया और ये कानून बना दिया गया, एक ऐसा कानून जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां होनी है। तो अब जब पूरी तरीके से वो सरकार पर निर्भर होंगे, यानी सरकार के कृपा पात्र होंगे। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिलकर चुन रहे हैं तो सरकार के कृपा पात्र ही होंगे, हो सकता है कि मेरिट देख रहे हो, लेकिन कम से कम जो उसके बाद किया गया हड़बड़ी में, जिस तरीके से चाहे ज्ञानेश कुमार गुप्ता हो या फिर बाकी जो दोनों चुनाव आयुक्त हों, उनकी नियुक्तियां जब की गई, उससे ये उदाहरण भी मिल गया। और उसके बाद इनकी जो कार्यशैली है, उन सारी चीज़ों ने ये बता दिया कि आखिर ये कानून इनकी नियुक्ति के लिए बनाया क्यों गया, उसका मकसद क्या था और उसके जरिए ये कराना क्या चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जी यहाँ पर लेकिन शुक्ला जी आगे और बढ़ते हैं, कहते हैं धारा 6 को निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि विधेयक को मंत्री द्वारा भारत सरकार के कार्य संचालन नियमों के नियम 4 के तहत मंत्रिमंडल की आवश्यक स्वीकृति के बिना प्रस्तुत किया गया था। यानी साफ साफ यहां पे है कि ये पूरा का पूरा जो इस प्रक्रिया को, यानी कैसे चुनाव किया जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त का, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का, चाहे उनसे पहले राजीव कुमार का, ऐसे और लोगों की जो नियुक्ति होगी और उनके जो सहायक हैं उनकी नियुक्ति जो हुई है, इस नियुक्ति में ही धांधली की गई है। नियुक्ति के इस पूरे प्रोसेस को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि ये जो विधेयक लाया गया, विधेयक को मंत्री के द्वारा भारत सरकार के कार्य संचालन नियमों के तहत, जो नियम 4 है उसके तहत मंत्रिमंडल की आवश्यक स्वीकृति के बिना ही, यानी कैबिनेट की स्वीकृति, मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना ही इसको पेश कर दिया गया। एक तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह कह रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल के सचिव विभिन्न चयन समितियों की अध्यक्षता करते हैं। मूल विधेयक में भी यही प्रावधान था कि यह पद मंत्रिमंडल सचिव के पास होगा, लेकिन विधेयक पर बहस के दौरान मंत्री द्वारा अंतिम समय में संशोधन प्रस्तुत किया गया। मंत्रिमंडल सचिव के लिए निर्धारित धारा 6 को वर्तमान में धारा 6 से प्रतिस्थापित करने के लिए इस आधिकारिक संशोधन को प्रस्तुत करते समय भी परिवर्तन को, इस चेंज को उचित ठहराने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ये सारी बातें यहां पर चुनाव संबंधी मामलों में अनुभव रखने वाले जो शब्द हैं, शब्दों को हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया। यानी यहां पर एक बात और भी है, जो धारा 6 को जो हटाया गया है उसमें यह कहा जा रहा है कि आपने इसमें जो पुरानी धारा है उसमें चुनाव संबंधी मामलों में अनुभव रखने वाले, अगर किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो ऐसे को अपॉइंट कीजिए जो पहले से चुनाव संबंधी, यानी राज्यों में वो चुनाव आयुक्त रहा हो, उसका एक चुनाव करवाने का एक अनुभव रहा हो, ऐसे अनुभवी आदमी को रखना चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना चाहिए, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में जिसने चुनाव करवाया हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर ऊपर तक वो रहा हो। लेकिन आपने इसी लाइन को हटा दिया जिसमें साफ साफ कोटेड है कि चुनाव संबंधी मामलों में अनुभव रखने वाले, इस शब्द को हटा दिया गया, इसी को हटा दिया। अब इसके जरिए आप किसी भी व्यक्ति को, हालांकि वो जाहिर सी बात है कि सीनियर ब्यूरोक्रेट होगा, लेकिन जिसके पास अनुभव नहीं है वो अचानक जाकर पूरे देश की चुनावी व्यवस्था को कैसे मैनेज कर पाएगा, अपने आप में सवाल है। जिस मुख्य चुनाव आयुक्त को या चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति से लेकर और राज्यों की विधानसभाओं तक के चुनाव करवाने हैं, लोकसभा राज्यसभा सारे चुनाव कराने, तो अपने आप में ये चीज़ है, इसको भी हटा दिया गया। और
उस जो ये बार बार बरनवाल का मामला आ रहा है राजीव जी, अब इसमें यही था कि इस एक याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक नियम होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आर्टिकल 324 में इनकी नियुक्ति का प्रावधान है कि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करेंगे, लेकिन उसका कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। उसके आधार पर फिर जो ये एक बेंच थी उसने कहा, एक रूलिंग दी कि हाँ, जब तक कोई नियम संसद बना नहीं देती है तब तक इस तरह से पालन किया जा सकता है कि यहाँ पर एक 3 लोगों की कमेटी बनाई जाए। हालांकि संसद, ये सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं कहना था कि 3 ही लोगों की बने, लेकिन जब कानून बना तो उसमें जो पैनल में मेंबर थे वो तो 3 ही रहे, लेकिन उसको बिल्कुल इस तरह से कर दिया कि अब जिसको सरकार चाहेगी वही बन सकता है। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है, जो इम्यूनिटी दी गई चुनाव आयुक्तों को और मुख्य चुनाव आयुक्तों को, वो सबसे ज्यादा इसके खतरनाक नतीजों की ओर एक तरीके से संकेत दे रही थी। कहा गया कि अपने कार्य के दौरान अगर वो कुछ भी करते हैं तो उसके लिए कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये चीजें ये दिखा रही थी कि आखिर इस कानून के जरिए सरकार करना क्या चाह रही है। न केवल अपने चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना चाह रही है, बल्कि उनको मनमानी करने की छूट दे रही है, जिसको लेकर बाद में भी वो कभी कोई दोषी नहीं ठहराए जा सकते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो शुरू से लेकर और आखिर तक इस पूरे कानून में, इसके बनाने में, प्रक्रिया से लेकर और इसकी जो मूलभूत जो प्रावधान है, ये सारे के सारे ये दिखा रहे थे कि इसकी जो मंशा है बनाने की, वो बहुत ही खतरनाक दिशा की ओर जाती दिखाई पड़ रही है। और अब पिछले दिनों जितने राज्यों की विधानसभा चुनाव हुए, इनकी नेतृत्व में ज्ञानेश कुमार गुप्ता है और बाकी जो 2 चुनाव आयुक्त हैं, उनसे ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। विपक्ष जो बातें कर रहा है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है और तथ्यों के आधार पर आरोप लगा रहा है, कोई ऐसा भी नहीं कि वो लाया और कह दिया कि आप गलत कर रहे हैं। सारी चीज़ों का एक पूरा एक एविडेंस, सारी चीजें दिख रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहां पर जो मुख्य रूप से जिस लाइन को हटाया गया है वो चुनाव संबंधी मामलों में अनुभव रखने वाले शब्दों को हटाने का कोई स्पष्टीकरण यहां पर नहीं दिया गया है। आप बिना अनुभवी को वहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त बना दे रहे हैं और इस लाइन को आपने हटा दिया जो पहले से हमारे संविधान के हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कैसे होगा, चयन समिति में कौन होगा, ये तो है ही, और इसको भी चैलेंज दिया गया है, इस कानून को भी चैलेंज। इसलिए शुक्ला जी ने यहां पर साफ साफ कहा कि लोक प्रहरी की तरफ से जो याचिकाएं लगाई गई हैं उसमें पूर्व जो आईएएस ऑफिसर हैं शुक्ला जी, उन्होंने यहां अपनी बात रखनी शुरू की है और वो कह रहे हैं कि यहां पर जो नियम बनाए गए, इस नियम को भी मुख्य रूप से ये कानून जो है यही गलत है और कानून की प्रक्रिया भी गलत है, कानून बनाने का जो तरीका है वो भी गलत है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यहां पर पॉइंट वाइज यहां पर अपनी बात रख रहे हैं कि चुनाव संबंधी मामलों में अनुभव रखने वाले शब्दों को हटाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह बदलाव विधेयक पेश करते समय गुपचुप तरीके से किया गया था। बहस के दौरान इनमें से किसी भी बदलाव पर चर्चा नहीं हुई, सीधे सीधे आपने बदलाव कर दिया बिना किसी से पूछे हुए, बिना किसी तथ्यों को सामने रखे हुए। और उसके बाद कह रहे हैं कि उक्त संशोधन पर सदन की मंजूरी के बिना सोचे समझे, बिना सदन की मंजूरी के बिना सोचे समझे प्राप्त कर ली गई उसमें यहां पर। और उसके बाद मंत्री को चयन समिति का अध्यक्ष बनाकर इसकी राजनीतिक निष्पक्षता और तटस्थता जो है उसमें उससे स्पष्ट रूप से समझौता किया गया। यानी तटस्थ जो यहां पर होना चाहिए मामला वो नहीं रहा, यहां पर पारदर्शिता नहीं रही, ट्रांसपेरेंसी की बात यहां पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। ये सब कह रहे हैं चयन समिति, कोई समिति यहां पर कोई समिति ही नहीं इस ढंग से बनाया गया जिसपे आप आगे चलकर इसको पारदर्शी बना के रखिए। ये एक व्यक्ति का शासन है, कोई समिति के अन्य 2 सदस्यों को स्वयं मंत्री मनोनीत करते हैं, वो अपनी पसंद के अन्य 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं, यानी 2 लोगों को आप वहां सामने बैठा दोगे और उसमें से दोनों अपनी पसंद का मनोनीत कर लेता है। एलओपी तो कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक है नहीं। ये सारी बातें यहां कह रहे हैं। और देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात जो शुक्ला जी कह रहे हैं राजीव जी, वो ये है कि ये केवल उस कानून को ही चुनौती नहीं दे रहे हैं, या
जिनकी नियुक्ति की गई है ये भी उस चुनौती में शामिल है। हालांकि जब कानून को ही चुनौती दी गई है और निरस्त होता है अगर वो कानून, तो जाहिर सी बात है कि उस कानून के जरिए जो नियुक्तियां हैं वो तो निरस्त होंगी। लेकिन ये दिखा रहा है कि उस कानून को अचानक पास कराना पार्लियामेंट से विपक्ष की अनुपस्थिति में, और उसके तत्काल बाद जैसे ही उस कानून को चुनौती दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तुरंत वहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर देना, ये सारी चीजें, और उसके बाद ही लोकसभा चुनाव होने वाले थे। ये इनके पीछे इनकी जो पूरी क्रोनोलॉजी है उससे ये साबित हो रहा है कि आखिर खेल चल क्या रहा था और किस वजह से ये कानून बनाया गया, और उसको बनाने के बाद सरकार की मंशा क्या थी। और याद होगा कि उसी समय प्रधानमंत्री ने नारा भी दे दिया था 400 पार। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस इसी से आया होगा। हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया उसी समय इसकी शुरुआत हुई थी। और यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है, शुक्ला जी कह रहे हैं, एसएन शुक्ला जो लोक प्रहरी के पूर्व लोक प्रहरी की तरफ से याचिकाकर्ता हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, वो अपनी बात रख रहे हैं, दलीलें पेश कर रहे हैं। शुक्ला जी यहां कह रहे हैं कि विधानमंडल ने बिना सोचे समझे संशोधन को मंजूरी दे दी। मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति एक तरफा है क्योंकि अन्य सदस्यों को भी मंत्री द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। राजनीतिक निष्पक्षता से समझौता किया गया है, यहां पर राजनीतिक निष्पक्षता से समझौता किया गया है। यह बहुत बड़ी बात यहां पे आती है कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, राजनीतिक तौर पर निष्पक्षता, और इसी से आपने समझौता कर लिया, यह बात है। चयन समिति भी एक तरफा है, विपक्ष के नेता को शामिल करना मात्र जो है वो निरर्थक है क्योंकि उनकी राय को नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि आपने ये केवल नाम की समिति है। समिति का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति का नियुक्त करना है, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना है जो सभी या अधिकांश राजनीतिक दलों को स्वीकार्य हो, न कि केवल सत्ताधारी दल को स्वीकार्य हो। ये साफ साफ यहां कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को आप बनाइए। चयन समिति का जो है यहां पर 3 लोगों की चयन समिति, जिसमें आपने प्रधानमंत्री को रखा है, आपने गृह मंत्री को रखा है और नेता प्रतिपक्ष को रखा है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री एक ही पार्टी के एक ही टोली के हैं और यहां नेता प्रतिपक्ष अकेला पड़ जाता है। तो आप जैसा चाहते हैं वैसा मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर लेते हैं और इसके बाद जो मर्जी आप उस मर्जी से आगे चलते हैं। लेकिन जब राजनीतिक दलों की बात आती है तो तमाम मैक्सिमम राजनीतिक दल कवर होने चाहिए, नाखुश नहीं होने चाहिए। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी दल के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं वो नाखुश हैं। समिति का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना है जो सभी या अधिकांश राजनीतिक दलों को स्वीकार्य हो, न कि केवल सत्ताधारी दल को स्वीकार हो। ये बहुत बड़ी बात यहां पे कह रहे हैं शुक्ला जी, एसएन शुक्ला, बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल राजीव जी, और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये केवल हम कानून चुनौती दे रहे हैं, नियुक्तियों को दे रहे हैं। हमने आरटीआई के जरिए बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की हैं जिससे पता चल रहा है कि कानून में क्या खामियां हैं और किस तरीके से जब कानून बनने के बाद ये नियुक्तियां हो रही हैं, इनके जरिए जो कुछ काम हो रहे हैं, यानी उसके केवल कानून बनने की प्रक्रिया और कानून के तहत नियुक्तियां के यही चीजें नहीं है। ये एक मंशा जो है सरकार की वो पता लग रही है कि किस वजह से ये कानून बनाया गया और नियुक्ति की गई। खासतौर पर इसको सबसे ज्यादा जो एक लोगों को शंकाएं हुई और जो शंका को और बढ़ाती है वो ये है कि जो इम्यूनिटी दे दी गई, कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही कभी नहीं हो सकती। ये इम्यूनिटी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी नहीं मिली हुई है। तो ये बहुत अपने आप में एक अजीबोगरीब सरकार का फैसला था और कुछ जो कमियां होती हैं उससे पता लग जाता है कि आप जो करना चाह रहे हैं उनका पर्दाफाश हो जाता है। मुझे लगता है कि ये इस कानून में सबसे बड़ी एक दिक्कत थी जिसने इसकी पूरी उस पर एक आशंका लोगों को हुई। और चूंकि एक ये भी था जो आप बात कर रहे हैं कि भाई 2 प्रधानमंत्री रहेंगे और गृह मंत्री रहेंगे, तीसरा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहेगा, कर क्या लेगा? राहुल गांधी ने कल जो प्रधानमंत्री को परसों रात को पत्र लिखा है, जब सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति हो रही है, अब उसमें आप 2 मंत्री, उसमें हालांकि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन राहुल यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष किसी नाम पर अगर सहमति नहीं देता है, फिर भी ऐसा नहीं है कि वो नियुक्ति नहीं रुक पाएगी अगर 2 लोग उसमें मिल जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर उसमें आप कर कैसे रहे? आप 200-250 लोगों की लिस्ट दे देते हैं कि इनमें से हमको शॉर्टलिस्ट करना है, कैसे उसमें संभव होगा? और उसके लिए आप कोई समय भी नहीं दे रहे हैं। तो पूरी ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि सरकार इस पर, इन नियुक्तियों पर जब तक वो है एकाधिकार रखना चाहती है, और एकाधिकार रखने के पीछे मकसद ये है कि उनसे
अपने हिसाब के काम करवाना जो दिखाई पड़ रहा है। जो ये बार बार नेक्सस के आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र सरकार के लिए, वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। और इनकी नियुक्तियां भी की गई तो इसी मकसद से की गई हैं, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्ला जी आगे बढ़ते हैं। एसएन शुक्ला 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 अगर मैं कह रहा हूं तो यहां पर आप इस बात को समझिए कि लोक प्रहरी, ये जो मामला है, जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। ये मामला क्या है और किस मामले पे आज हम दो साथी, मैं और मेरे साथ समीर आत्मज मिश्र, हम दोनों यहां बैठकर जो बातें कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो दलीलें आप सीधे सीधे आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ये दलीलें पेश की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता और इनके दो साथी जो चुनाव आयुक्त हैं, इन तीनों के खिलाफ याचिका जो लगाई गई है, वो उस याचिका में है कि इन तीनों की नियुक्ति अवैध है। पहली बात, क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता अवैध रूप से उस पद पर बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस चयन समिति की का जो कानून है, वो उस कानून को भी चैलेंज किया गया है। ये कानून ही अवैध बनाया गया है, ये कानून ही गैर संवैधानिक है। ये सारी बातें, इस पर दलीलें पेश की जा रही हैं। याचिकाकर्ताओं में एक याचिकाकर्ता है लोक प्रहरी। लोक प्रहरी की तरफ से पूर्व आईएएस अधिकारी एसएन शुक्ला जी खड़े हैं और वो अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। शुक्ला जी यहां कह रहे हैं कि अब मैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, अलग अलग धारा 6 का वहां जिक्र किया। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 14 समानता का अधिकार और उसके बाद आर्टिकल 324 जिसमें चुनाव आयोग के निर्माण से लेकर उसके कार्य पद्धति तक का उसमें अधिकारों का उल्लेख है, वो सब 324, 325, 326 इन सब में, और इन सब का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अब मैं अधिनियम की धारा 7(1) पर आता हूं। अब यहां कह रहे हैं ये जो अधिनियम यानी जो कानून बनाया गया जिसमें आपने साफ साफ अपने दो लोगों को अपने साथ रख लिया, यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, यानी मोदी और शाह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ राहुल गांधी को आप खड़े करते हैं और राहुल गांधी को किनारे कर देते हैं। हम दोनों जो हैं भाई भाई, जैसा चाहें वैसा करेंगे। ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है, और ये गलत और कैसे है वो यहां साबित करने की कोशिश शुक्ला जी कर रहे हैं। शुक्ला जी कह रहे हैं कि अब मैं अधिनियम की धारा 7(1) पर आता हूं जो चयन समिति से संबंधित है। चयन समिति का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो सभी या अधिकांश राजनीतिक दलों को स्वीकार्य हो। समिति के प्रत्येक सदस्य की एक भूमिका होती है और उस भूमिका की सराहना की गई है। वर्तमान संरचना विपक्ष के नेता की राय को महत्व देने का अवसर नहीं देती। एलओपी की बातों को यहां दरकिनार किया जाता है जो वर्तमान संरचना है। और यह बात अभी आप भी बता रहे थे समीर जी कि कैसे अभी 2 दिन पहले सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में हुआ और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखनी पड़ी और फाइनली यहां मुंह की खानी पड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी की चिट्ठी का इतना असर हुआ कि अब नई नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुरानी नियुक्ति जो है यानी प्रवीण सूद जो बैठे हुए हैं उनका 1 साल के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। दबाव में दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन यहां क्या दबाव में सुप्रीम कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट को ऐसे भी दबाव में नहीं आना चाहिए, लेकिन नियमों और तथ्यों और कानूनों इन सब का हवाला और इन सब के तहत फैसला आना चाहिए। यहां शुक्ला जी कह रहे हैं कि चयन समिति जैसा कि अभी गठित है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करने में अंतर्निहित रूप से अक्षम है। अन्य 2 सदस्य तीसरे सदस्य के निर्णय को पलट सकते हैं। बिल्कुल सही, 2 सदस्य जो है वो तीसरे सदस्य के निर्णय को पलट सकते हैं, यानी दोनों सदस्य एक साथ हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक साथ हैं, तो राहुल गांधी का जो भी फैसला होगा उसको पलट देंगे, वो मान्य ही नहीं होगा। और यही यहां शुक्ला जी कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं। और कह रहे हैं शुक्ला जी कि केवल अनूप बरनवाल मामले के आधार पर ही चुनौती नहीं दी जा रही, यानी उनके मामले का जिक्र इसलिए हो रहा है कि उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक प्रॉपर तरीका बनाइए, नियम बनाइए, कानून बनाइए कि कैसे नियुक्ति की जानी है चुनाव आयुक्तों की। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब तक नहीं बन रहा है तब तक हम आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं जिसमें आप प्रधानमंत्री को रखिए और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को रखिए और सीजीआई को रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये नहीं कहा कि उसमें 3 ही मेंबर होने चाहिए, उसमें 5 मेंबर भी हो सकते हैं, 7 मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो नियम बनाया कि उसमें केवल 3 मेंबर रहेंगे, सीजीआई को भी निकाल दिया, एक
प्रधानमंत्री होंगे, एक गृह मंत्री होंगे और एक नेता प्रतिपक्ष। अब वही बात कह रहे हैं कि जब दो लोग रहेंगे, सरकार के लोग यानी कार्यपालिका के लोग रहेंगे, एग्जीक्यूटिव के लोग रहेंगे यानी अपने लोग रहेंगे, तो तीसरा व्यक्ति उसमें रह के करेगा क्या? दो लोगों के बहुमत से तो अपने आप हो जाएगा। या तो आप ऐसा करिए कि उसमें कई दूसरे लोगों को भी रखो। पिछली सुनवाई में राजीव जी ये सुझाव आया भी था जो पेटिशनर्स हैं उनकी तरफ से कि इसकी सदस्य संख्या, जो पैनल है इसकी सदस्य संख्या बढ़ाई जा सकती है और उसमें कई और लोगों को भी रखा जा सकता है, जिसमें जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, चाहे सीजेआई हो या उनके द्वारा नियुक्त कोई दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, नेता प्रतिपक्ष हो, कुछ और कानूनी फील्ड के लोगों को लिया जा सकता है, अलग लोगों को। 5 लोगों का कम से कम अगर एक पैनल होगा तो उसमें संभावना ये होगी कि थोड़ी चर्चा भी होगी, 2, 4, 10 नाम जो आए रहेंगे कि कौन ज्यादा योग्य है, कौन बेहतर काम कर सकता है, किसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, संगीन आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में जो रहते हैं तो सब पाक साफ हो, अनुभवी हो, ऐसा नहीं होता है। तो इन सारी चीजों को देखकर तब उनको शॉर्टलिस्ट किया जाए, स्क्रूटिनाइज किया जाए और उसके बाद उनकी नियुक्ति प्रॉपर हो। यहां आपने 3 लोगों की एक कमेटी बना दी, मतलब एक बिल्कुल जैसे औपचारिकता निभाने वाली बात है कि केवल ये करना केवल प्रधानमंत्री को ही है और वो जिसके नाम पर सहमति दे देंगे उसी को हम नियुक्त कर देंगे। इस तरह का कानून बना दिया गया मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उस कानून में बार बार जिक्र आ रहा है अनूप बरनवाल का मामला, ये 2015 का मामला है, उस पर भी आएंगे। लेकिन यहां पर शुक्ला जी यही नहीं रुकते हैं, बल्कि कहते हैं कि ये अधिनियम, ये जो कानून बनाया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मौजूद गंभीर खामियों को दूर नहीं करता है, बल्कि खामियां और उजागर करता है, जिसके कारण अनूप बरनवाल मामले में अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा था। आपको बता दूं कि यह अनूप बरनवाल का मामला क्या है, यह बहुत गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट में अनूप बरनवाल के पक्ष में फैसला सुनाया गया था उस समय 2015 में, और अनूप बरनवाल जो हैं वो उस समय के आईएएस अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का तरीका पारदर्शी, तर्कसंगत और योग्यता के आधार पर होना चाहिए। उस समय उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित एक पैनल नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा। ये सारी बातें वहां पर कही गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया था, और उसमें यह भी था कि सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति को नियुक्ति करनी होती है। जब विपक्ष का कोई नेता नहीं होता है तो समिति में, लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल के नेता को शामिल किया जाता है। उस समय विपक्ष का नेता का पद नहीं दिया गया था। आपको याद होगा कि 2014 में कांग्रेस पार्टी जो है वो 50 से नीचे आ गई थी, 43 सीटें थी उसके पास में। इसलिए संसद द्वारा उचित कानून पारित होने पर आपातकालीन नियमों के तहत की गई नियुक्तियां समाप्त की जाएंगी। यह फैसला लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित था जो पारदर्शिता और जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करते हैं। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालत ने बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत सुरक्षा का स्वागत किया था उस वक्त, और इस विकल्प को चुनने के लिए देश के लिए चुनावी कानूनों में व्यापक बदलाव करना संभव हो सका था। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में संवैधानिक पीठ ने चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार करके उसे अधिक स्वतंत्र बनाने का फैसला सुनाया था, और मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चुनाव आयुक्तों यानी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, वहां साफ साफ लिखा हुआ है, या तो एलओपी या एलओपी नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। यह साफ साफ ये उसमें फैसले में था, और उनकी बर्खास्तगी के आधार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगे। जैसे उनका बर्खास्तगी कैसे होगी, तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है और उसकी बर्खास्तगी जैसे की जाती है वैसे ही होगी बर्खास्तगी, ये कहा गया था। तो यहां पर यह फैसला सुनाया गया। अनूप बरनवाल का मामला बार बार जो आ रहा है, यह 2015 का मामला है, और उसमें जो चुनाव समिति बनाई गई थी 15 में, मतलब इन्होंने याचिका दायर की थी, और उसके बाद उस पर सुनवाई हुई थी, और 23 में फिर उस पर फैसला आया था। तभी ये रूलिंग दी थी, डायरेक्शन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बना रही है तब तक आप इस तरह से नियुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल 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 फैसला 2023 में आया, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, फैसला 2023 में आया, लेकिन ये केस लगाया गया 2015 में, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो गंभीर फैसला है। लेकिन इसके बाद इस मामले को बिल्कुल किनारे दरकिनार कर आप नया नियम
नियम बनाते हैं, नए नियम में आप इम्यूनिटी कितनी दे देते हैं, आप सीधे सीधे आजीवन किसी भी ढंग का केस नहीं होगा मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर, चुनाव आयुक्तों के ऊपर, वो उनको कोई सजा नहीं हो सकती। इस ढंग से इम्यूनिटी अगर आप देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये राष्ट्रपति से भी ऊपर वाला पावर अगर आप दे देते हैं चुनाव आयुक्तों को, तो चुनाव की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गंभीर घालमेल दिखाई देता है। और यह बात यहां पर साफ नजर आती है समीर जी। जी बिल्कुल, यही तो कहा गया कि भाई आपने, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक आप नहीं बना रहे हैं तब तक आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तुरंत आप आपाधापी में आप कानून लेकर आए। कानून का आपने, जाहिर सी बात है कि पहले उसको तैयार किया होगा, और उस कानून को तैयार किया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, तो आपने चीफ जस्टिस को ही बाहर कर दिया, 3 लोगों को आपने रखा। और राजीव जी, जब ये कानून बना था तब आप देखिए कि उस समय क्या परिस्थितियां थी, क्योंकि वहां पर पूरे विपक्ष को 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया, और उस स्थिति में इस कानून को पारित किया गया ध्वनिमत से। यानी कानून बनते समय यह भी यह ऐतिहासिक एक कानून है कि पूरा का पूरा विपक्ष गायब है, केवल सत्ता पक्ष के लोग हैं, और सत्ता विपक्ष की तरफ से केवल उस समय एक सांसद थे असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने गंभीर आपत्ति जताई थी कानून के तमाम प्रावधानों पर, चूंकि वो खुद भी बड़े वकील हैं, बैरिस्टर हैं, उनको संविधान की भी अच्छी जानकारी है। लेकिन सरकार ने उन सारी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए इसको ध्वनिमत से पारित कर दिया। तत्काल इसको चुनौती दी गई, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई जैसे ही यानी इसको चुनौती दी गई, लिस्टिंग होती उसके पहले ही सरकार ने ताबड़तोड़ तरीके से नियुक्त कर दिया। और आपको याद होगा उस समय अधीर रंजन चौधरी का एक बयान बड़ा वायरल हुआ कि मेरे सामने 200 लोगों की लिस्ट लाकर रख दी गई, और कहा गया कि कल तक हम इसको फाइनल कर रहे हैं, आप भी इसमें बता दीजिए कि किसको फाइनल करना है, किसको नहीं करना है। अब 200 ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट लाकर किसी के सामने आप रख देंगे तो उनको उनमें से एक नाम को फाइनल करना है। 200 लोगों के नाम और उनका प्रोफाइल, उनका बायोडाटा पढ़ने में ही आदमी को समय लग जाएगा, उनके बारे में अपने तरफ से वो कहाँ से कुछ पता कर पाएंगे। यानी सीधे सीधे ये था कि हम जिसको करना है उसी को कर ले रहे हैं, ये औपचारिकता निभानी है, हम निभा ले रहे हैं, आपकी मर्जी हो आप उसमें आ जाइएगा, नहीं हो मर्जी हो तो ना आइएगा, अपना डिसेंट नोट लगाइएगा या कुछ भी रहेगा। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कि ताबड़तोड़ आपाधापी में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जब नियुक्ति कर दी गई, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन तब तक नियुक्ति कर ही दी गई और बिल्कुल उनको शपथ भी तत्काल ग्रहण करा दी गई। फिर जब जो कुछ दिखाई पड़ा तो लग गया कि भाई ये सारी जल्दबाजी इसीलिए की जा रही थी कि चुनाव आयोग के जरिए सरकार क्या कुछ करना चाहती है, उसकी मंशा क्या है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। यहां पर शुक्ला जी आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं, इस बीच देखिए कांग्रेस ने किया केरलम के मुख्यमंत्री का ऐलान। यहां पर एक ब्रेकिंग खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने किया केरलम के मुख्यमंत्री का ऐलान। कांग्रेस ने केरलम के मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है और केरलम में अब वी.डी. सतीशन होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री। वी.डी. सतीशन काफी दिनों से लंबा यहां 3 लोगों का नाम जो है वो बार बार चल रहा था और इसमें सतीशन आगे निकल गए। केरल में कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। वी.डी. सतीशन होंगे केरल के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री। केरलम के नए मुख्यमंत्री, कांग्रेस वहां जीत कर आई है। यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की वहां सरकार है अब, और उसमें मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस ने किया है केरलम के मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है और ऐलान में नाम जो आया है वो वी.डी. सतीशन का नाम आया है। बहुत महत्वपूर्ण नाम वी.डी. सतीशन, काफी ग्राउंड लेवल पर काफी मजबूत है वी.डी. सतीशन। वी.डी. सतीशन के नाम का यहां ऐलान हो चुका है। वी.डी. सतीशन का नाम कांग्रेस ने, आप जानते हैं केरल में 140 सीटें हैं और 140 में से 102 सीट्स जीतकर यूडीएफ ने यहां बाजी मारी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 146 सीट्स वाले इस विधानसभा में केरल में। और आप जानते हैं कि केरल में
राहुल गांधी वहां वायनाड से चुनाव जीत कर आए थे। राहुल गांधी ने उस जगह को छोड़ा, अपनी सीट को छोड़ा, और राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी वहां से सांसद बनी, और लगातार राहुल और प्रियंका केरल में जाते रहे और अपनी राजनीतिक जमीन को, सियासी जमीन को मजबूत करते रहे। और 10 साल से लगातार जो चुनौतियां पेश की जा रही थी एलडीएफ की तरफ से, और खासकर पिनरई विजयन जो वहां के मुख्यमंत्री थे उनकी तरफ से, उन चुनौतियों का सामना करते हुए अब यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनौतियां यहां पेश कर दी हैं। और सबसे पहले चुनौती में नंबर 1 पोजीशन पर आने वाले अपने साथी, अपने नेता वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। तो वीडी सतीशन अब होंगे केरल के मुख्यमंत्री, और जल्द ही इनके ओथ सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह की घोषणा होगी। जल्द से जल्द वो शपथ लेंगे, और यहां से एक दूसरी लाइन जो है वो खींची जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यूडीएफ की तरफ से। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से केरलम के लिए। तो केरलम में अब नई सरकार और नई सरकार के नए मुखिया यानी मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता केरलम के वीडी सतीशन अब वहां के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, काफी इंपॉर्टेंट पहलू इनका वीडी सतीशन का। वीडी सतीशन जो हैं ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और इनका ये केरला एम्बेसी के हैं वदासरी दामोदरन सतीशन। इनका पूरा नाम 6 बार के विधायक रह चुके हैं, 6 बार के विधायक हैं, काफी लंबा अनुभव है। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पद के अब उम्मीदवार चुन लिए गए हैं। 2001 से परवूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जा रहे हैं, लगातार परवूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में कार्यरत हैं। 2021 के केरल विधानसभा चुनाव के बाद सतीशन ने कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथल्ला के स्थान पर विपक्ष के नेता का पदभार संभाला था। रमेश चेन्नीथल्ला जो हैं उनका नाम भी बार बार चल रहा था केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर, और तीसरा नाम जो यहां आ रहा था वो नाम था केस्ता वदासरी दामोदरन सतीशन अब केरल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो एक बड़ी घटना यहां पर और एक बड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे थे केरल के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं उस पे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सीधे अब सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है इस पे आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में शुक्ला जी कह रहे हैं, जी हां, जो सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे उसमें और सबसे बड़ी बात कि क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नियुक्ति अवैध है। यह एक बड़ा सवाल है कि क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उनके दोनों सहयोगियों यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं देश के और चुनाव आयुक्तों, इन दोनों की नियुक्तियां जो हैं वो अवैध हैं, असंवैधानिक हैं। और इस पर लोक प्रहरी की तरफ से याचिकाएं जो लगाई गई, उसी याचिका को लेकर अपनी दलीलें पेश करने के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी एसएन शुक्ला खड़े हुए, और वो अपनी दलील पेश करते करते आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि धारा 6 से धारा 8 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के अलावा प्रतिवादियों की मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्तियां विवादित अधिनियम के अनुसार भी मान्य नहीं हैं। अब यहां पर एक बड़ी बात इन्होंने कह दी है, बड़ी लाइन खींच दी है कि ये जिस विवादित अधिनियम का हम जिक्र कर रहे हैं, यानी जिस अधिनियम को के ऊपर हम लोगों ने विवाद खड़ा किया है, जिस अधिनियम को हमने चुनौती दी है, जिस कानून को चुनौती दी है, उस कानून के हिसाब से भी उनकी नियुक्ति मान्य नहीं है। यहां पर कह रहे हैं, ये बड़ी लाइन यहां पर खींच दी है इन्होंने, साफ साफ शुक्ला जी ने कही है। उसके लिए अब दलीलें देंगे वो, लेकिन यहां बहुत बड़ी बात यहां कहते हुए इसको कैसे देखा जाए। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि भाई जो अनूप बरनवाल का मामला था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार को निर्देश दिया कि वो कानून बनाए, तो सरकार जब कानून बना भी रही है तो उसमें वो जो शंकाएं थी, वो जो दुविधा थी, वो जो दिक्कतें थी जिसकी वजह से याचिका लाई गई, वो तो उससे भी ज़्यादा और ख़राब हो गई। यानी यहाँ पर एक पारदर्शी प्रक्रिया चाहिए थी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, उसी के लिए उन्होंने याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। लेकिन जो कानून बनाया गया उस कानून में तो उसको और भी ज़्यादा एक पूरी तरह से एक तरफा कर दिया गया। यानी जिसको सरकार चाह लेगी उसी को बना देगी, और उसमें एक और गड़बड़ी की गई। गड़बड़ी ये की गई कि उसको इतनी ज़बरदस्त इम्यूनिटी दे दी गई चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को, कि उनके खिलाफ तो अपने पद पर रहते हुए अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, सही गलत कुछ भी कर रहे हैं,
उसको किसी कोर्ट में आप चुनौती भी नहीं दे पाएंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाएगी, यानी वो कुछ भी करने के लिए वहां पर स्वतंत्र है, उनको आपने इस तरह की सुरक्षा दे दी। तो ये चीजें जो है ये इस कानून की खामियों को उजागर कर, यहां पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जो हैं, दो जजों की बेंच है, आप जानते हैं, एक जज हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता और दूसरे हैं सतीश चंद्र शर्मा। सतीश चंद्र शर्मा अब अपनी बात रखना शुरू करते हैं, सवालों का जवाब जो यहां पर दलीलें दी गई हैं उसमें कुछ अपनी बात रख रहे हैं जस्टिस शर्मा। कह रहे हैं सतीश चंद्र शर्मा जो जज हैं, दो जजों की बेंच, दीपांकर दत्ता, सतीश चंद्र शर्मा। दीपांकर दत्ता नहीं बोल रहे हैं बल्कि सतीश चंद्र शर्मा कह रहे हैं कि उनके पास चुनाव प्रबंधन और संचालन का अनुभव है, वो आईएएस अधिकारी हैं। आप भी आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर के रूप में काम किया है। ये बात बता रहे हैं यहां ज्ञानेश कुमार गुप्ता के लिए रखी जा रही बात सतीश चंद्र शर्मा की तरफ से। आपने भी रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम किया है, उन्होंने भी किया है, आप भी आईएएस अधिकारी थे, यानी यहां शुक्ला जी के लिए कह रहे हैं। और तो फिर शुक्ला जी कह रहे हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उनके बायोडाटा में ज्ञान और अनुभव के बारे में एक शब्द भी नहीं है, इसीलिए आश्चर्य होता है कि उनके पास ये कैसे है। इस साफ इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उनके ज्ञान और अनुभव के बारे में एक शब्द नहीं है, इसीलिए हम यहां पर यह बात रख रहे हैं। हम तो बात सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर रख रहे हैं। यहां पर शुक्ला जी कह रहे हैं, जो लोक प्रहरी की तरफ से पूर्व रिटायर्ड, जिसको कहते हैं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एच एन शुक्ला अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन यहां सतीश चंद्र शर्मा कह रहे हैं, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा कह रहे हैं इस व्यक्ति ने कलेक्टर के रूप में काम किया है, उन्होंने कई चुनावों में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम किया होगा, वो अन्य राज्यों में भी गए होंगे। बात यही खत्म नहीं होती है, अपने अगले मुद्दे पर आइए। यहां पर ये कह रहे हैं कि छोड़िए इसको, ये बात यही खत्म नहीं होगी, अगले मुद्दे पे आइए। फिर शुक्ला जी कह रहे हैं उनके पास अपेक्षित ज्ञान और अनुभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी भी राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम नहीं किया है। इस पर जस्टिस शर्मा कहते हैं योग्यता के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, इस योग्यता के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। अब ये तो आप निकाल चुके हैं नियम से, तो कहेंगे ही। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं ये एस एन शुक्ला साहब, राजीव जी, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ हम मान सकते हैं, लेकिन आप उस पहलू को भी देखिए कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता की, अगर हम नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले तो नियुक्तियों वाले कानून को ही चुनौती दी गई है और उसके आधार पर जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी बात हो रही है। वो कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता का प्रोफाइल देखिए, ये नियुक्ति पूरी तरीके से राजनैतिक है और योग्यता को इसमें कोई मापदंड उसका नहीं रहा है। क्योंकि जो कह रहे हैं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जो अपनी बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जो आईएएस ऑफिसर होते हैं अधिकतम के ज्यादातर लोगों के पास ये अनुभव होता है। कहीं न कहीं किसी जिले के कलेक्टर होंगे, वहां चुनाव होगा तो अपने आप ही वो जिला निर्वाचन अधिकारी ऑब्जर्वर बनाए ही जाते हैं। तो ये अनुभव कोई ऐसा नहीं है। हाँ, राज्य के निर्वाचन आयोग में उन्होंने अगर काम किया हो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे हो या वहां पर उससे नीचे के पद पर रहे हो, तो उसको समझा जा सकता है कि ये चुनाव कराने का उनके पास एक महत्वपूर्ण अनुभव है। वो ये कह रहे हैं वही शुक्ला जी की ये पूरी तरह से राजनीतिक नियुक्ति है। और वही बात उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के अधीन विभागों में लंबे समय तक इन्होंने काम किया है। तो ये इसको आप इस तरह से देखिए। बिल्कुल, शुक्ला जी यही नहीं रुकते, कहते हैं उन्हें राजनीतिक कारणों से चुना गया था, ज्ञान के आधार पर नहीं। बहस हो रही है दोनों जजों के सामने, शुक्ला जी बहस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आईएएस अधिकारी आप मुझे भी मान ही रहे हैं, मैं भी हूं, मैंने भी किया है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, चूंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि आईएएस क्या होता है और आईएएस अधिकारी क्या करता है, ये सारी चीजें मैं जानता हूं, मैं एक सिर्फ वकील नहीं बल्कि आईएएस अधिकारी हूं, उस आधार पे मैं अपनी दलील पेश कर रहा हूं और कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता राजनीतिक कारणों से उनको चुना गया, ज्ञान के आधार पर नहीं चुना गया है। और संधू ने उत्तराखंड में मुख्य सचिव रहते हुए यूसीसी की नींव रखी थी, यूसीसी की नींव रखी थी, इसलिए संधू को चुना गया। इस पर जस्टिस शर्मा कह रहे हैं यह कानून राज्य विधानसभा ने पारित किया था, उन्होंने नहीं किया। तो इस पर कह रहे हैं कि कानून राज्य विधानसभा ने पारित किया, लेकिन बनाया किसने, नींव किसने रखी। तो यह बहस, बहुत तीखी बहस हो रही है दोनों के बीच में यहां पर, और बहुत तीखी बहस। और इसके बाद बात आगे बढ़ती है। फिर शुक्ला जी कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में सचिव थे, जो भी आपने बताया, ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में सचिव थे, उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का कार्य संभाला था।
और इस पर फिर जस्टिस शर्मा कह रहे हैं कि कृपया कुछ कानूनी बिंदुओं पर चर्चा करें। शुक्ला कह रहे हैं कि मेरा निवेदन है कि उनके पास कोई विशेष ज्ञान या अनुभव नहीं था, बल्कि उन्हें राजनीतिक कारणों से चुना गया था। ये बार बार कह रहे हैं कि उनको राजनीतिक कारणों से चुना गया है, अपने फायदे के लिए चुना गया है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता, संधू, उनके साथी जो हैं, ये तीनों की नियुक्तियां अवैध है, राजनीतिक नियुक्तियां हैं, न कि संवैधानिक नियुक्तियां हैं। ये बार बार यहां पर कह रहे हैं शुक्ला जी, और ये झल्ला रहे हैं यहां पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा झल्ला रहे हैं कि नहीं, आप कुछ और दलील दीजिए, ये कानूनी दलील नहीं है, ये कह रहे हैं। बिल्कुल वही वो कह रहे हैं कि भाई अनुभव और ज्ञान के आधार पर उनको नई नियुक्ति दी गई है। उन्होंने सरकार के लिए क्या काम किया है, आप उसकी लिस्ट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह के समय में धारा 370 जब खत्म हो रही थी, उस समय वो वहां पर उनके विभाग में अधिकारी थे। उसके अलावा उत्तराखंड में मुख्य सचिव थे, और उसी समय ये समान नागरिक संहिता का बिल लाया गया, इसका जो कानून है और ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया। तो ये सारी नियुक्तियां उनकी हुई हैं, और इसके जरिए उनसे अपने फायदे लेने की एक मंशा साफ तौर पर दिखाई पड़ती है, ये उनका कहना है। और अब तो राजीव जी मंशा अभी तक तो दिखाई पड़ती थी, और अब तो वो मंशा सीधे तौर पर बिल्कुल यहां खुल के बोल रहे हैं। शुक्ला जी आगे बोलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्तियों को मंजूरी बिना सोचे समझे दी गई थी, और ये टिकाऊ नहीं थी। तीसरे सदस्य यानी एलओपी नेता प्रतिपक्ष ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ असहमति पत्र दिया था। उस समय डिसेंट नोट लिखा था नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। राष्ट्रपति ने केवल रबर स्टैंप की तरह काम किया। राष्ट्रपति को उनके अनुभव और योग्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। ये यहां पर सीधा खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। पहली बार यह दलील मैं देख रहा हूं कि उस हिसाब से दे रहे हैं। यहां पर एसएन शुक्ला, पूर्व आईएएस अधिकारी, लोक प्रहरी की तरफ से याचिकाकर्ता, और साफ साफ कह रहे हैं कि यह राजनीतिक नियुक्ति है, और यह नियुक्ति वैसी नियुक्ति होनी चाहिए जो राजनीतिक ना हो, जो नियुक्ति और जिसमें तमाम राजनीतिक दल, मैक्सिमम राजनीतिक दलों को इसमें सहमति होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने भी बिना देखे सोचे समझे, जबकि डिसेंट नोट ऑलरेडी, असहमति पत्र ऑलरेडी दिया गया था लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से, और उसके बाद या नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, उसके बाद भी आपने नियुक्ति कर दी है। इस पर कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं, कुछ और कानूनी बात कीजिए? ये कानूनी बात नहीं है तो क्या है? मैं तथ्यों के आधार पर यहां अपनी बात रख रहा हूं, तथ्य यहां दे रहा हूं, और ये यहां साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये नियुक्ति ज्ञानेश कुमार गुप्ता, संधू, इन सब की नियुक्ति जो है ये सरासर गलत है, गैर संवैधानिक है, ये अवैध है। ये बात यहां रख रहे हैं साफ साफ शुक्ला। और ये एक गर्मा गर्म बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नियुक्ति अवैध है, इसको लेकर पहले बहस हो रही है। बोले ये कानून, और इस कानून को, इस कानून को तो हम गलत ठहरा ही रहे हैं, लेकिन इस गलत कानून के तहत भी गलत नियुक्ति की गई है। बात यहां पर यह है, गलत कानून के तहत भी गलत नियुक्ति की गई है, यह बात यहां बताई जा रही है। जी बिल्कुल ये कि यहां पर केवल कानून, वही चीज है कि यहां इस कानून को बनाने और उसके जरिए जो नियुक्तियों की मंशा थी सरकार की, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है कि आपने कानून बनाया, और कानून के जरिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाह रहे थे जो आपके राजनीतिक जो मकसद है उनको वो फुलफिल कर रहा होता, पूरा कर रहा होता। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता और बाकी जो चुनाव आयुक्तों को आपने बनाया है, वो सीधे तौर पर यह दिखा रहा है कि कैसे आपके राजनीतिक मकसद को वो पूरा कर रहा है। और जी हां, और यहां पे सबसे बड़ी चीज देखिए कि राष्ट्रपति ने केवल रबर स्टैंप की तरह काम किया। ये रबर स्टैंप जो वर्ड है, ये पिछले 3 दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे। रबर स्टैंप, राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं कोई रबर स्टैंप नहीं हूं, यानी नेता प्रतिपक्ष कोई रबर स्टैंप नहीं है। असहमति पत्र उन्होंने मार्केट में, सोशल मीडिया में उन्होंने डाल दिया, और उसके बाद सरकार को उस पर फैसला लेना पड़ा सीबीआई के निदेशक यानी डायरेक्टर की नियुक्ति पे। लेकिन दूसरी तरफ यहां भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ने केवल रबर स्टैंप की तरह काम किया। राष्ट्रपति को उनके अनुभव और योग्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, और यह जानकारी होनी चाहिए क्योंकि फाइनली राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। और राष्ट्रपति अगर इन तीनों जूरी के तीनों सदस्यों की बात नहीं अगर चाहें कि नहीं माननी है तो नहीं मानेंगी, लेकिन राष्ट्रपति ने मान ली और उनको सही जानकारी नहीं दी गई। राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप हैं, ये यहां बात कर रहे हैं साफ साफ। यहां एसएन शुक्ला जो लोक प्रहरी की तरफ से अपनी याचिका पर दलीलें पेश कर रहे
रहे हैं और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा लगातार सवाल जवाब जो है उन सवालों पर अपनी बातें रख रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सतीश चंद्र शर्मा साहब जो हैं, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, वो इन बातों से सहमति नहीं जता रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये कानून की बात नहीं है, ये दूसरी बात आप कर रहे हैं, कानून के दायरे में आइए। बार बार कह रहे हैं कानून के दायरे में आइए। तो वही उनका वो कहना है कि कानून के दायरे में अगर ये बात की जाए तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि कानून बनाया ही ऐसा गया है कि उसके जरिए राजनीतिक तौर पर राजनीतिक ढंग से नियुक्तियां होंगी और इस मकसद से वो नियुक्तियां होंगी कि नियुक्ति करने वालों को वो फायदा पहुंचाएं। अब चुनाव आयोग और कोई डिपार्टमेंट हो तो एक बार समझ में आता है, सीबीआई है कि वो जांच कर रही है और जांच करेगी, हो सकता है उसमें वो सरकार के ही तरीके से सरकार के पक्ष में जांच करे, जैसा दिख भी रहा है। लेकिन ये तो चुनाव आयोग है, अगर ये अपना सरकार के पक्ष में काम करने लगेगी तो फिर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाएगी। जो चीज जो दिखाई पड़ रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में या पिछले चुनाव में, ये चीजें सामने आई। और फाइनली शुक्ला जी यहां कह रहे हैं, फाइनली कह रहे हैं कि हमारा कहना है, आवर सबमिशन इज दैट, या साफ साफ हमारा सबमिशन, हमारा यहां पर साफ साफ कहना है कि ज्ञानेश गुप्ता को, ज्ञानेश कुमार को चुनाव संचालन का कोई विशेष ज्ञान या अनुभव नहीं था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से के आधार पर चुना गया है। अपने फायदे के लिए अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने उनको वो कुर्सी दे दी है, ये साफ कह दिया उन्होंने, साफ साफ कह दिया कि उनका कोई अनुभव नहीं था, कहीं उनके बायोडाटा में कहीं नजर नहीं आ रहा है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे कहीं उनके अनुभव का कोई बखान नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको चुनाव करवाने का कोई ज्ञान नहीं है। और चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का एक सबसे बड़ा पैमाना है कि उसको चुनाव करवाने का अनुभव हो, वो किसी भी राज्य में मुख्य चुनाव आयुक्त बना हो, राज्य का निर्वाचन अधिकारी रहा हो, लेकिन वहां पर वो किसी भी राज्य का चुनाव अधिकारी नहीं रहा, वो इधर अमित शाह के मंत्रालय में काम करता था और उसको आपने सीधे सीधे अपने राजनीतिक फायदे के लिए बैठा दिया है। और इसीलिए ये हम जो कह रहे हैं कि इनकी नियुक्ति अवैध है, गैर संवैधानिक है और इसको रद्द किया जाए, इनकी नियुक्ति को रद्द किया जाए, ये बार बार डिमांड शुक्ला जी कर रहे हैं। ये यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, जो पिछले सुनवाई में हुई थी और वास्तव में असली मुद्दा वही है। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति क्या है क्या नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और उस पर पिछली बार ज़बरदस्त दलीलें दी गई थी वकीलों की तरफ से कि ये कानून ही अपने आप में ये गैर कानूनी है, ये संविधान के तमाम प्रावधानों का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसके ज़रिए आप सीधे सीधे सरकार को आप ये एक तरीके से पूरी छूट दे रहे हैं कि चुनाव आयोग जैसी संस्था के प्रमुख पर वो नियुक्ति कर दे कानून बनाकर, और इसलिए ये कानून रद्द होना चाहिए। और जब कानून रद्द होगा तो जाहिर सी बात है कि ये नियुक्ति रद्द होगी। इनकी नियुक्तियों की बात इसलिए हो रही कि ये दिखाई पड़ रहा है कि इस कानून के जरिए किस तरह से नियुक्तियां की जा सकती हैं और कर दी गई हैं। तो ये तो पहली ही नियुक्ति थी कानून बनाने के बाद, और उसी ने ये दिखा दिया कि आप उसकी अनुभव, योग्यता, बाकी सारी चीज़ों को आपने दरकिनार कर दिया, जिसने अधिकारी होते हुए आपके राजनीतिक इच्छाओं को उसने पूरा किया है, उसको आप उठाकर इस चुनाव की सबसे बड़ी संस्था जो चुनाव कराने वाली है उसके प्रमुख के रूप में बैठा दे रहे हैं। तो इसलिए ये दिखाई पड़ रहा है कि इस कानून में जो खामियां हैं और कानून के जरिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या नुकसान हो सकता है, वो इस नियुक्ति से बिल्कुल साबित हो जा रहा है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। इस नियुक्ति से ही बार बार यहां पर अब जस्टिस शर्मा जो हैं वो बार बार उनकी दलीलों से असहमति जता रहे हैं, लेकिन शुक्ला जी अपनी बातें यहां रख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई हम तो सीधे सीधे शब्दों में कह रहे हैं, हमने अपनी दलीलें यहां पर रख दी हैं, इन दलीलों में हमने अपनी पूरी बात रखी है और कह दिया है कि कैसे इस कानून को गलत ढंग से बनाया गया। अनूप बरनवाल का केस जो है, जिसका फैसला 2023 में आता है, 2015 में जो केस आता है सामने, उसमें फिर 3 जजों की, 3 लोगों की जो पैनल, जो सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और एलओपी होता है। एलओपी अगर किसी पार्टी के पास, अगर संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है लोकसभा में, तो जो भी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जो लीडर है उस लीडर को वो जगह मिलेगी। ये सब कुछ था, और इसलिए आपको याद होगा पहले अधीर रंजन चौधरी जाते थे उसमें, इन बैठकों में कई जगह
तो अधीर इनकी रंजन नियुक्तियों में वही गए थे। हाँ। और उन्होंने ही कहा था कि हमको 200 लोगों की लिस्ट दे दी गई थी कि आप इन्हीं में से तय कर लीजिए कि इन्हीं में से हमको नहीं, चुनना। इसमें तो राहुल गांधी गए थे, लेकिन इससे अच्छा, पहले जी, वाले जी, में राजीव कुमार वाले, जी हाँ। इसमें राहुल गांधी ने डिसेंट नोट लिखा था, और इसीलिए अभी इन्होंने बताया, वे शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने ऑलरेडी डिसेंट नोट लिखा था, और उसके बाद रबर स्टैंप की तरह काम करती हुई देश की राष्ट्रपति ने बिना देखे हुए, बिना समझे हुए और बिना उनके बारे में जाने हुए, और उनको जानकारी दी ही नहीं गई, आपने यहां से भेज दिया, उन्होंने साइन कर दिया। रबर स्टैंप नहीं है राष्ट्रपति, ये साफ बात यहां रखते हुए कह रहे हैं शुक्ला जी। और इन बातों से दोनों जज जो हैं सिर घुमाते हुए कि नहीं, ऐसा नहीं है। खासकर सतीश चंद्र शर्मा जो हैं, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, वो असहमति बार बार जता रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई कानूनी पहलू लेकर आइए, जबकि कानून के तमाम मसलों को यहां पर शुक्ला जी रख चुके हैं। और ये बात यहां पर इसमें सहमति जताते हुए ये बात जो है बार बार कह रहे हैं सतीश चंद्र शर्मा कि शुक्ला जी आप भी आईएएस अधिकारी रहे हैं, आप जानते हैं क्या होता है, आपने भी चुनाव करवाए होंगे। तो इसलिए सतीश चंद्र शर्मा के सामने एसएन शुक्ला कह रहे हैं कि मुझे पता है कि ये आदमी ज्ञानेश गुप्ता किसी भी राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं रहा है जी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अगर ये होता तो कोई बात बनती, ये रहा ही नहीं है। बाकी लोग चुनाव करवाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन जितने चुनाव करवाएंगे क्या सबको आप उस पद पे बैठा देंगे? इस पद पे बैठने के लिए कुछ योग्यता तो होनी चाहिए। योग्यता सिर्फ इतनी रहेगी कि आप किसी पार्टी विशेष से प्रभावित हैं, किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, किसी पार्टी विशेष को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये सारी शंकाएं आशंकाएं यहां रखी गई हैं इस दलील में। यहां पर बिल्कुल उनका कहने का मतलब है कि आप आईएएस अधिकारी वो रहे हैं, सही बात है, ये ठीक है, लेकिन आईएएस अधिकारी रहते हुए चुनाव कराने का उनके पास कितना अनुभव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चुनाव कराने का उनके पास अनुभव नहीं है, उनके जो अनुभव हैं वो दिखाई पड़ रहा है। अनुभव ये है कि उन्होंने अमित शाह के विभाग में यानी गृह मंत्रालय में वो सचिव रहे हैं, धारा 370 को जो खत्म करने में उनकी भूमिका रही है, उत्तराखंड में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, सारे राजनीतिक फैसले जो लिए गए हैं उनकी जो बैकबोन रहे हैं वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता रहे हैं, और चुनाव कराने का उनके पास अनुभव नहीं था, फिर भी आपने उनको लाकर बैठा दिया मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर। तो ये अपने आप में एक दिखा रहा है सरकार की मंशा को। और सबसे बड़ी बात तो ये है राजीव जी कि ये कानून में जो 3 सदस्यों का जो पैनल है, प्राइमा फेसी देखकर तो कोई भी कह सकता है कि इस कानून में अगर केवल 2 ही को रखा गया होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जिस एक व्यक्ति के नाम को लेकर आएंगे उस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अगर मना कर देता है तो क्या होगा, उसके मना करने का कोई फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे अटॉर्नी जनरल खड़े हो गए हैं, अटॉर्नी जनरल आ गए यहाँ पे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटमणि, आप जानते हैं आर वेंकटमणि जो हैं वो खड़े होते हैं यहाँ पर। तुषार मेहता भी नहीं, सॉलिसिटर जनरल नहीं, बल्कि अटॉर्नी जनरल जो सबसे ऊपर होता है सरकार का, उनके ऊपर सॉलिसिटर, उनके नीचे सॉलिसिटर जनरल होता है, और अटॉर्नी जनरल खड़े होते हैं आर वेंकटमणि और कहते हैं कि इनकी याचिका, पहली याचिका कानून की वैधता के खिलाफ है। अगर वो याचिका खारिज हो जाती है तो किसी और याचिका पर विचार करने की जरूरत नहीं है। यानी यहां पर कह रहे हैं वो कि जो कानूनी, पहले तो इन्होंने 2 याचिकाएं हैं। पहली याचिका है कि ये कानून ही जो है ये अवैध है, और अगर इस कानून ये याचिका ही खारिज कर देता है कोर्ट, तो फिर आगे इनका ज्ञानेश गुप्ता की नियुक्ति वैध है या अवैध है उस पर तो चर्चा होगी नहीं, ये यहां पर कह रहे हैं। तो इसीलिए अटॉर्नी जनरल, देखिए यहां पर अपनी बात रखते, शुक्ला जी अपनी बात रख रहे हैं। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम बीच बीच में आपको दिखा रहे हैं जो वहां चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो बहस चल रही है। सतीश चंद्र शुक्ला और दीपांकर दत्ता, ये दोनों जज और अटॉर्नी जनरल यहां पर अपनी बात रखते हुए, सतीश चंद्र शर्मा माफी चाहूंगा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और दीपांकर दत्ता, ये दोनों जजों की बेंच, अटॉर्नी जनरल यहां पर आर वेंकटमणि जो अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर पहली याचिका ही खारिज हो जाती है, यानी कानूनन तौर पर ये वैध नहीं है, ये वैध है, अवैध नहीं है ये कानून, तो फिर दूसरी याचिका जिसमें ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है, ये भी खारिज हो जाएगी। इस पर कह रहे हैं, ये इन्होंने कहा तो शुक्ला जी तपाक से खड़े होते हैं, शुक्ला जी खड़े होते हैं, बोलते हैं नहीं,
मेरा निवेदन है कि ये अधिनियम के तहत भी नियुक्तियां अमान्य हैं। इन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत भी ये नियुक्तियां अगर ये खारिज कर देते हैं उसके बाद भी, यानी मेरी याचिका खारिज कर देते हैं और कहते हैं आप कि ये अधिनियम सही है, ये कानून सही बना हुआ है, जिसमें आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर अपने अमित शाह को रख लिया है, तब भी ये नियुक्ति गलत है। ये कह रहे तब भी ये नियुक्ति गलत है। उनके कहने का मतलब यह है कि आप अगर जो कानून है इसके आधार पर भी अगर इसको आप उसको सही भी कह देते हैं, फिर भी उस कानून के आधार पर ये जो नियुक्ति की गई है वो गलत है, क्योंकि उसमें उन धारा 6 को जो हटाने की बात हो रही है और उनके पास किसी तरह का अनुभव नहीं होना, पूरी तरह से उनका राजनीतिक नियुक्ति वो साबित कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि अगर आप उस कानून को सही ठहरा भी देते तब भी ये नियुक्ति गलत है। यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ता है और उनके जो 2 और चुनाव आयुक्त हैं, इन तीनों की नियुक्तियां इस कानून के पैरामीटर्स पर भी खरी नहीं उतरती हैं, वो उसका वायलेशन करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि उन्होंने कोई मामला साबित नहीं किया, ये एक बेतरतीब और सतही यहां पर बहस है, सतही रूप से इन्होंने अपनी बातें रखी हैं और इन्होंने कोई यहां पर अपना मामला जो है कोई भी लीगली किसी भी मतलब तथ्यात्मक रूप से इन लोगों ने अपनी बात नहीं रखी है, ये अटॉर्नी जनरल का कहना है। अब आगे सुनवाई जारी है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर अटॉर्नी जनरल खुद खड़े होते हैं। अटॉर्नी जनरल खड़े होकर अपनी बात यहां रख रहे हैं। जस्टिस दत्ता अब अपनी बात रख रहे हैं, जस्टिस दत्ता, फिर जस्टिस शर्मा, ये 2 जजों की बेंच। और यहां जस्टिस दत्ता कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछा है कि अगर कानून अधिकार क्षेत्र में है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अगर कानून अधिकार क्षेत्र में है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए, यहां पर पूछ रहे हैं जस्टिस दत्ता ने। जस्टिस अटॉर्नी जनरल से पूछा है, आर वेंकट मणि से पूछा है कि अगर यह कानून अधिकार क्षेत्र में है तो फिर उसका पालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इस पर एजीआई कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि बशर्ते कि वो ठोस मामला साबित कर सकें, ये एक मनमानी जांच नहीं हो सकती जिसमें अदालत का समय बर्बाद हो। ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये लोग अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। इस पर जस्टिस दत्ता शुक्ला से पूछ रहे हैं, यानी पूर्व जो आईएएस अधिकारी जो याचिका लेकर पहुंचे हुए हैं उनसे पूछ रहे हैं जस्टिस दत्ता कि आपको कैसे पता कि राष्ट्रपति को जानकारी नहीं दी गई थी, ये यहां पूछा जा रहा है। तो शुक्ला कह रहे हैं सिफारिश पत्र में इसका उल्लेख नहीं है। इस पर जस्टिस शर्मा कह रहे हैं कि यहां तक कि कॉलेजियम में भी हम विचार विमर्श करते हैं और कार्यवाही का विवरण तैयार किया जाता है, लेकिन अंतिम नोट में पूरे विवरण के बजाय केवल नाम होते हैं। यह नोट में होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कैसे पता कि कार्यवाही का विवरण राष्ट्रपति को नहीं भेजा गया था। अब यह पूछा जा रहा है कि आपको कैसे पता कि कार्यवाही का विवरण राष्ट्रपति को नहीं भेजा गया था, यहां शुक्ला से पूछा जा रहा है। यह बात यहां फंसाने की कोशिश हो रही है। हाँ, वो वही कह रहे हैं कि जो सिफारिश पत्र दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है, तो उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है कि इनके बारे में पूरी जानकारी राष्ट्रपति को थी या नहीं। तो अब उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और एक जो फिर से इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है ये एस.एन. शुक्ला ने, वो कह रहे हैं कि भाई ये नियुक्तियां जो है वो नियुक्तियां इस वैसे तो कानून को ही चैलेंज किया गया है, लेकिन कानून के चैलेंज होने और न होने के अलावा ये उस कानून के तहत भी ये नियुक्तियां अवैध है। तो कानून अवैध होता है तब तो ठीक ही है, कानून अगर वैध ठहरा भी दिया जाता है तो ये इनकी नियुक्ति तो बिल्कुल उस पैरामीटर पर खरी नहीं उतरती है। वो बार बार अपनी उस दलील को दे रहे हैं और जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उनका वो जवाब भी दे रहे हैं कि कैसे वो अपने को डिफेंड करना चाहते हैं। आपको एक चीज़ पता होगा राजीव जी की ये एस.एन. शुक्ला ही और यही लोक प्रहरी संस्था है जिसने उत्तर प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले आजीवन मिलते थे उसके खिलाफ एक याचिका दायर की थी और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आया और इन चीज़ों को तो कई महत्वपूर्ण इन्होंने बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की हैं, केस लड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर और जो कुछ सरकार का कामकाज होना चाहिए, गड़बड़ियां हैं उनको लेकर। और चूंकि खुद भी आईएएस अधिकारी रहे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लूपहोल्स उनको पता भी हैं कि क्या कुछ
होता है। जी, अब यहां पर एडवोकेट शंकर नारायणन खड़े होते हैं शुक्ला की तरफ से, और इन याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता और उनके लिए वरिष्ठ वकील शंकर नारायणन खड़े होते हैं और कह रहे हैं कि 14 मार्च, वो फिर बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं ना तो मैं बता रहा हूं, तो वो बता रहे हैं कि 14 मार्च 2024 को संधू और ज्ञानेश कुमार के नामों की अनुशंसा होती है, की गई, और उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया 14 मार्च को। ज्ञानेश कुमार की मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति 2025 में हुई। इन दोनों नामों की राष्ट्रपति को अनुशंसा करने वाली चयन समिति का विवरण रिकॉर्ड में नहीं है। ये साफ साफ कह रहे हैं कि इन दोनों नामों की अनुशंसा करने वाली, जो राष्ट्रपति के पास जो भेजा गया चयन समिति की अनुशंसा करने वाली चयन समिति जो है, राष्ट्रपति को जो अनुशंसा करती है, वो रिकॉर्ड में उसका विवरण नहीं है। तो कैसे आप जो कह रहे हैं कि आपको कैसे पता कि राष्ट्रपति को नहीं भेजा गया, राष्ट्रपति को आप रबर स्टैंप की तरह कैसे कह रहे हैं यहां पे, उसके लिए दलील दे रहे हैं शंकर नारायणन। यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट में आके कोई अपनी बात रख रहा है तो ऐसे तो बात रखेगा नहीं, हवा हवाई बातें करेगा नहीं। उसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट नाप देगा, सुप्रीम कोर्ट यहां पर जेल की सजा तक सुना सकता है कि आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, गलत का समय बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल गलत तथ्य लेके आप तो आएंगे नहीं। तो इसलिए तथ्यों के आधार पर बात रखी जाती है। एक आईएएस अधिकारी है, पूर्व आईएएस अधिकारी, जो अपनी याचिका लेकर आया है, तो वो अपने ऊपर आरोप लगवाने के लिए तो आया नहीं है, और वरिष्ठ वकीलों की टोली है वहां पे जिन लोगों ने इस पर रिसर्च किया होगा, किसी आधार पे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को सिर्फ रबर स्टैंप की तरह आपने इस्तेमाल किया, राष्ट्रपति को अनुशंसा की कॉपी नहीं दी गई, रिकमेंडेशन का जो लेटर था वो नहीं दिया गया। और यह बात यहां पर 14 मार्च 2024 को संधू और ज्ञानेश कुमार के नामों की अनुशंसा की गई, उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ये दोनों चुनाव आयुक्त थे जब राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आप याद कीजिए, नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति 2025 में हो जाती है जब राजीव कुमार जो है वो रिटायर होते हैं, और इन दोनों नामों की राष्ट्रपति को अनुशंसा करने वाली चयन समिति का विवरण रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। यह बात यहां बताई जा रही शंकर नारायण की तरफ से। जी बिल्कुल, तो उनका यही कहना है कि आप जो पूछा था वहां पर बेंच ने कि आप कैसे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को नहीं दी गई, तो बता रहे हैं कि कहीं कोई रिकॉर्ड में कोई बात है ही नहीं, और इसको वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो लॉजिक था, ये जो तर्क था शंकर नारायणन का, वो महत्वपूर्ण है कि भाई वहां पर जो चीजें रिकॉर्ड में है उनको ही हम देखेंगे। उस रिकॉर्ड में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि इनके नामों को लेकर चयन समिति ने क्या बात की, क्या उसमें बातें रखी गई, समर्थन में, विरोध में, कहीं कोई बात कुछ है ही नहीं रिकॉर्ड में। सीधे यहां से नाम फाइनल करके भेज दिया गया राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करके वापस कर दिया गया कि आप लीजिए, हमारी तरफ से ओके है। तो ये पूरी प्रक्रिया भी अपने आप में वैसी ही दोषपूर्ण है जैसे इस कानून को बनाने वाली प्रक्रिया थी। यही ये वहां पर दलीलें दी गई। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं कि अदालत ने उनकी बात मान ली है, और निष्पक्षता से कहें तो हमने भी उनकी बात मान ली है कि 9 मार्च को सुनवाई की तारीख 15 तारीख से बदलकर 14 मार्च कर दी गई थी, न कि 10 मार्च को। 9 मार्च के बाद 10 मार्च को होनी चाहिए, न कि बल्कि उसको 14 की जगह 15 की जगह 14 कर दी गई थी जब प्रशांत भूषण ने शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अंदर खाने सारी बातें हो गई। शंकर नारायण ने यहां अपनी बात रखते हुए यहां पर दलीलें पेश की जा रही हैं, शंकर नारायणन अपनी बात रख रहे हैं, और बार बार वो शंकर नारायण कह रहे हैं कि कैसे यहां पर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, और हम अपनी दलीलें हैं। यहां शंकर नारायणन जो हैं वो एडवोकेट वरिष्ठ वकील शंकर नारायणन अटॉर्नी जनरल ने जो कुछ सवाल उठाए, और अटॉर्नी जनरल यहां पर साफ साफ किसी भी ढंग से चाह रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है रफा दफा कर दिया जाए, और ये उन्होंने साफ कहा कि ये तो मिलॉर्ड, ये तो समय की बर्बादी है, ये फालतू के बहस में आप पड़े हुए हैं, हटाइए इसको। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि समय की बर्बादी है, और समय की अदालत का समय जो है वो महत्वपूर्ण है, और इस बर्बादी को रोकिए आप समय को। लेकिन यहां पर शंकर नारायणन खड़े होते हैं, और वो जो दलील दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण दलीलें यहां पर पेश हो रही हैं, और इन दलीलों में साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर सरकार फंसती हुई नजर आती है। अगर कहा जा रहा है कि नहीं, राष्ट्रपति को अनुशंसा की कॉपी, रिकमेंडेशन लेटर जो यहां से गया था वो नहीं दी गई, तो नहीं दी गई, ये
साबित भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अटॉर्नी जनरल देखिए क्या कह रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और तभी शुक्ला जी ने उसमें हस्तक्षेप किया राजीव जी। वो कह रहे हैं कि अगर पहली वाली याचिका अगर जो है वो सही साबित हो जाती है, यानी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट उसको जस्टिफाई कर देता है, तो फिर दूसरी वाली का कोई मतलब नहीं रह जाता। तब शुक्ला जी ने कहा क्या नहीं, पहली वाली तो अपने आप में चैलेंज उसको किया ही गया है, लेकिन ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। यहां पहली वाली अगर यानी कानून जो है, जो बना हुआ है, उसको आप कोर्ट सही भी साबित कर देता है, तब भी वो गलत है, तब भी वो गलत है। इनकी नियुक्ति तो खारिज होनी चाहिए। हाँ, ये वही वहां टालने की कोशिश कर रहे थे जी। हाँ, यही कह रहे हैं। एक्चुअली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो चाह रहे हैं, वेंकटमणि जो है वो कह रहे हैं कि चूंकि ये इनकी याचिका को ही रद्द कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। ये फालतू की याचिका लेकर आए हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तथ्य नहीं है, दलीलें फालतू की दे रहे हैं, इस याचिका को खारिज कर। तब ये कह रहे हैं कि हमारी याचिका, ये कानून को अगर, जिसमें हमने चुनौती दी है कि ये कानून गलत है, अगर गलत कानून आपने बनाया है उस आधार पर भी जिसको आप सही साबित कर रहे हैं, और अगर आप उसको, मेरी याचिका को खारिज कर देते हैं, पहली याचिका को, तब भी मेरी दूसरी याचिका सही है। इसलिए है क्योंकि गलत कानून के आधार पर भी यह गलत नियुक्ति है, गलत नियुक्ति है। इसीलिए यहां पर शुक्ला जी और शंकर नारायणन दोनों अपनी बात रखते हुए, शंकर नारायणन अब खड़े हो गए और उन्होंने अपनी बातें, दलीलें अपनी पेश करनी शुरू कर दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि राष्ट्रपति, जब इन्होंने पूछा, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा कि आपको कैसे पता कि राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन लेटर नहीं भेजा गया था, तब इन्होंने साफ साफ कह दिया, शंकर नारायणन खड़े होकर, कि राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन लेटर नहीं गया है, वो तथ्यों के आधार पर यहां अपनी बात रख रहे हैं कि वो जो वहां पर पेश की गई हैं, जो क्योंकि देखिए इन लोगों ने क्या किया है, आरटीआई से तमाम बातों को, तमाम दस्तावेजों को निकलवाया है जी। हाँ। और वो इन्होंने कहा है कि मैं अपनी दलीलें यहां पेश कर रहा हूं दो आधार पे, एक जो मुख्य जो तथ्य हैं वो, और दूसरा आरटीआई के तहत जो हमारे पास तथ्य आए हैं वो, और दोनों, और इसीलिए बहुत मजबूत हो जाता है ये केस इधर से अपोजिशन की तरफ से। शंकर नारायणन, शुक्ला और भी बाकी लोग हैं, कपिल सिब्बल भी हैं शायद इसमें प्रशांत भूषण भी हैं जी। तो ये तमाम एडवोकेट्स अभी इन्होंने, इनमें से कई लोगों ने अपनी बात रखी है, कई लोग अपनी बात रखेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन बड़ी महत्व, ये वार्तालाप रहा इनका, शुक्ला जी का और अटॉर्नी जनरल का, बड़ा महत्वपूर्ण रहा कि यहां वो ये कहना चाह रहे थे कि ये तो बेमतलब की दलील है। उन्होंने कहा नहीं, पहली बात तो ये कानून ही ये असंवैधानिक है, इसको नहीं बनना चाहिए था, और उस असंवैधानिक कानून के जरिए जो नियुक्ति की गई है वो उस असंवैधानिक कानून के पैरामीटर्स पर भी खरी नहीं उतर रही। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा कि एक तो आप गलत तरीके से कानून बना दे रहे हैं, और उस गलत तरीके से बने कानून के आधार पर जो नियुक्ति कर रहे हैं उसमें भी उस कानून का भी नहीं पालन किया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से मनमानी। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं कि 14 मार्च 2024 को संधू और ज्ञानेश कुमार दोनों को आप आयुक्त बनाते हैं, 14 मार्च 2024। और याद कीजिए लोकसभा का चुनाव कब था, 2024 जून में, 4 जून को रिजल्ट आया है, और बिल्कुल चुनाव की घोषणा से थोड़े दिन पहले आप 14 मार्च को संधू को और ज्ञानेश कुमार को, दोनों को आप चुनाव आयुक्त बना देते हैं राजीव कुमार के बाएं दाएं बैठने के लिए जी। और नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार को फिर की नियुक्ति 2025 में आप कर देते हैं, जैसे ही राजीव कुमार जाते हैं यानी रिटायर होते हैं। लेकिन इन दोनों नामों यानी संधू और ज्ञानेश कुमार के नामों की सिफारिश जो होती है, करने चयन समिति की कार्यवाही का जो रिकॉर्ड है, उसमें दोनों की सिफारिश का रिकमेंडेशन लेटर जो है वो राष्ट्रपति के पास उपलब्ध नहीं है, ये हमारे पास है, ये रिकॉर्ड हम बता रहे हैं। यही यहां पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीपांकर दत्ता कह रहे हैं कि आपको कैसे पता कि राष्ट्रपति के पास नहीं गया था रिकमेंडेशन लेटर, आपको कैसे पता कि राष्ट्रपति को पता ही नहीं था कि हम किस पे साइन कर रहे हैं। ये बात यहां पर कही जा रही है संधू की तरफ, संधू और ज्ञानेश कुमार गुप्ता के बारे में साफ साफ रखी गई है। ये महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शंकर नारायणन पूरे तथ्य दे रहे हैं कि भाई उनके पास जिनकी सिफारिश की गई उसमें तो कुछ
कुछ था ही नहीं। और इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को नहीं मालूम, उन्होंने रबर स्टैंप की तरह उनका इस्तेमाल किया गया और उन्होंने उस तरह से अपना इस्तेमाल होने दिया कि उनके पास कोई फाइल जा रही है और उस फाइल पर वो दस्तखत कर दे रहे हैं बिना कुछ जाने समझे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये इसकी जो कानून और कानून के जरिए जो नियुक्ति हुई है उसकी खामियों को ये उजागर कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात कि इस नियम के तहत जिसको आप बना देंगे उससे आप अपनी मनमानी काम करवाएंगे और वो कर भी देगा, इसलिए कर देगा कि उसको कोई खौफ नहीं है, कानून का उसको डर नहीं है, क्योंकि अब रिटायर होने के बाद भी उसके खिलाफ आपने ऐसा कानून बना दिया है कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो अपने आप में एक के बाद एक कई लेयर्स जो गड़बड़ियों की होती है वो दिखाई पड़ रही है यहां पर, कानून बनाने से लेकर उसकी नियुक्तियों तक। बिल्कुल बिल्कुल। यहां शुक्ला जी और बात कह रहे हैं। शुक्ला जी कह रहे हैं कि अगर बैठक का कार्यवृत्त अध्यक्ष को नहीं भेजा गया, यानी राष्ट्रपति को नहीं भेजा गया, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि तीसरे सदस्य ने असहमति जताई है? ये बड़ी बात यहां शुक्ला जी कह रहे हैं। नोट आखिर पता कैसे चलेगा? जो राहुल गांधी को वो अपने सोशल मीडिया पर बताना पड़ रहा है, नहीं तो किसको पता चलता? राजीव जी आप ये बताइए, अगर जो सीबीआई की नियुक्ति, डायरेक्टर की नियुक्ति में राहुल गांधी ने अगर नहीं बताया होता कि मैंने उस पर आपत्ति जताई है और मैं रबर स्टैंप नहीं हूं, पता ही नहीं चलता। यानी अगर आप उसको सिफारिश ले जा रहे हैं तो उसका पूरा ब्यौरा ही नहीं दे रहे हैं कि चयन समिति ने क्या किया, किसके नाम को कितने नाम आए, कितने नाम को स्क्रूटिनाइज किया गया, कितने नाम को शॉर्टलिस्ट करके उसके नाम पर बातचीत हुई, उनके प्रोफाइल पर चर्चा हुई, कोई उसका विवरण तो है ही नहीं। सीधे आपने फाइनल कर दिया कि ये है और उसको दे दिया आपको ने राष्ट्रपति को ये भी नहीं बताया कि उसमें जितने मेंबर्स हैं वो कह क्या रहे हैं। अब जैसे सीबीआई के डायरेक्टर वाले मामले में देखिए, राहुल गांधी का तो पता लग गया, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात कह दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या टिप्पणी थी, कहाँ नहीं पता लगा। हालांकि अब उस पर नियुक्ति हुई नहीं, लेकिन ये बात आई नहीं। नियुक्ति अगर हो भी गई होती तो क्या पता लगता अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी क्या रही। जबकि देश को ये सारी चीज़ें, ये प्रोसीजर जानने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि ये कोई गोपनीय काम हो रहा है, ये पब्लिक डोमेन में है। ये आएंगे, इतना बड़ा काम इनको करवाना है, इनके प्रोफाइल की जानकारी और इनके प्रोफाइल पर चयन समिति ने क्या बातचीत की है वो जानकारी लोगों को होनी चाहिए, राष्ट्रपति को होनी चाहिए। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे इसके बाद फिर हंसारिया जो हैं वो खड़े होते हैं, वो एडवोकेट, और कहते हैं कि भले ही मुख्य न्यायाधीश वहाँ मौजूद हों, यानी उस लिस्ट में मुख्य न्यायाधीश का नाम हो, भले वहाँ हो, लेकिन और उन्होंने उसी दिन अगर नाम दिए हों फिर भी सार्थक चर्चा होगी। कह रहे हैं कि अगर वही नाम, अगर मुख्य न्यायाधीश भी, अगर यहाँ बात तो यही हो रही है ना कि आपने मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया है, मुख्य न्यायाधीश अगर हो वहां पे, और हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री की बातों से सहमत हो, जैसे अभी हुआ, जैसे वहां सीबीआई वाले मामले में हुआ, क्योंकि सीबीआई के जो पैनल है, चयन समिति है, उसमें मुख्य न्यायाधीश हैं, प्रधानमंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। तो ये तीन थे। राहुल गांधी ने डिसेंट नोट दिया और मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री ये दोनों थे, दोनों एक तरफ थे। जैसे अमित शाह और प्रधानमंत्री एक तरफ थे, तो वैसे ही यहां पर मुख्य न्यायाधीश यानी सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, और प्रधानमंत्री एक तरफ थे, एक नाम पे थे। लेकिन राहुल गांधी ने वहां डिसेंट नोट दिया, और चूंकि वो कानून की बात है और कानून का एक मुख्य रखवाला वहां पर उपस्थित है, भले वो किसी के साथ सहमति, वो हो सकता है कल को राहुल गांधी के साथ सहमति जताता दिखे, चाहे वो हो सकता है प्रधानमंत्री के साथ सहमति जताता दिखे, लेकिन वो तीसरा आदमी है, वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। वही वो कह रहे हैं, एडवोकेट हंसारिया साहब कह रहे हैं कि अगर वो सहमत भी हैं तो जो उसमें डिस्कशन हो रहा है उसमें उनकी बातें आनी चाहिए कि क्यों सहमत हैं। भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि अगर सहमति भी जता रहे हैं तो वो क्यों सहमति जता रहे हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। भले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री से सहमत हो किसी नाम को लेकर, लेकिन यहां तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और असहमत है तो वो भी नहीं पता है, सहमत है तो भी पता नहीं चल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर हैं, ये कोई भी सरकार होगी तो 99.9% ऐसा होगा कि दोनों के बीच में कोई किसी की नियुक्ति को लेकर ऐसा मतभेद नहीं आएगा तो ऐसा नाम रखा ही नहीं जाएगा। या फिर प्रधानमंत्री को यह भी पावर है कि वो गृह मंत्री को ही नहीं, अपनी पसंद के किसी मंत्री को पैनल का सदस्य बना दे। तो दो लोगों को तो इस कानून के जरिए एक मत रहेंगे ही रहेंगे।
यानी यहाँ पर केवल जो प्रधानमंत्री चाहेगा उसी के नाम पर सहमति होनी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम की सिफारिश इसीलिए की थी, डायरेक्शन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि उसमें अगर वो रहेंगे, 3 लोगों के रहने पर अगर मान लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस नाम पर सहमति दे रहे हैं, तो ये अगर उस पूरा ब्यौरा अगर दिया गया होता राष्ट्रपति को तो ये पता लगता कि उसमें सब लोगों ने क्या कहा है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताइए आपने कि अब तो कानून जो बनाया उसमें तो उनको बाहर ही कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कानून के हिसाब से उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया। लेकिन यहां साफ साफ है कि अगर असहमति होती या सहमति होती, जो भी होता, एक तीसरा आदमी वहां पे होता। जैसे अभी सीबीआई के डायरेक्टर के लिए नियुक्ति में वहां तीसरा आदमी है, तीसरा पक्ष जो है वो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी जस्टिस सूर्यकांत वहां पर उस नाते पहुंचे हुए थे। कल को कोई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो होगा, तीन लोगों का पैनल होगा। ये नहीं होगा कि सरकार के 2 नुमाइंदे होंगे, एक प्रधानमंत्री होगा और दूसरा गृह मंत्री होगा वहां पे, और तीसरा एलओपी होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। तो फिर यहां तो मामला 2 बनाम 1 ही रहेगा, भले आप डिसेंट नोट लिखते रहिए। लेकिन बात यहां पे आती है कि जो पूछा गया कि राष्ट्रपति को, आपको कैसे पता कि राष्ट्रपति के पास डिसेंट नोट, राष्ट्रपति के पास ये रिकमेंडेशन लेटर नहीं गया और सीधे चला गया अनुशंसा पत्र उस ढंग से कि अपॉइंटमेंट पत्र, उस पर साइन कर दीजिए रबर स्टैंप की तरह। तो इन्होंने भी इसको साबित करने की कोशिश कर दी, यहां पर साबित कर दिया कि कैसे नहीं गया है। और ये बातें यहां पर कही जा रही हैं, चाहे वो हंसारिया हो, चाहे शंकर नारायण हो, चाहे शुक्ला जी हो, ये सारे अपनी अपनी बात रख रहे हैं। रिकमेंडेशन लेटर जो है वो वहां पे उसका वो मेंशन नहीं किया गया है, ये बात यहां पर शुक्ला जी ने कही। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बातें हो जाती हैं कि कैसे यहां एक पूरा यहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो वेंकटमणि खड़े होते हैं, आर वेंकटमणि, और वो जब खड़े होते हैं तो वो साफ साफ कहते हैं कि चूंकि यहां समय वेस्टेज ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है, इस याचिका को खारिज कीजिए, रद्द कीजिए और ये बहुमूल्य समय को नष्ट मत कीजिए, काम पर ध्यान, मतलब अपने जो दूसरे वो हैं काम हैं, दूसरी जो दलीलें पेश होंगी उस पर ध्यान दीजिए। तो वो रिकमेंड करते हैं। लेकिन यहां शुक्ला जी और बाकी शंकर नारायणन वो खड़े होते हैं, बोलते हैं कि अगर आप मेरी पहली याचिका को, यानी ये कानूनन सही भी है, आपने जो नियम बनाया है, अगर उसको आप हमारी याचिका को उसके लिए खारिज कर देते हैं, तब भी ये नियुक्ति ही गलत है। ये लोग इस पे अड़े हुए हैं। ये समय की बर्बादी और ये सारी दलीलें दे रहे हैं। जब ये पिछली सुनवाई के दौरान जब ये मामला इसकी लिस्टिंग हुई थी, उस समय भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे थे पीठ से कि ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई इस समय चल रही है सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस में, अभी इसको छोड़ दिया जाए, बाद में किया जाएगा। तब दोनों जो पीठ है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शर्मा, इन लोगों ने कहा था कि नहीं, आप इसको इतने हल्के में मत लीजिए, ये बहुत गंभीर मामला है और सबरीमाला केस से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है, इस पर हम करेंगे अभी सुनवाई। और तब ये इसकी लिस्टिंग हुई और पिछली सुनवाई में भी, यानी 7 मई को भी ज़बरदस्त तरीके से गर्मा गर्म बहस हुई, दलीलें अपनी रखी गई और आज भी फिर उसी तरीके से। तो ये बार बार यहाँ पर जो सरकारी पक्ष के वकील हैं वो इतनी महत्वपूर्ण सुनवाई को पता नहीं क्यों समय की बर्बादी बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, ये बड़ी हैरानी हो रही है। जी जी बिल्कुल 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 अब सही। ये वो तय थोड़ी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को क्या सुनवाई करनी चाहिए, किस पर कितना समय देना चाहिए, किस पर कितना समय नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर अब जस्टिस दत्ता जो हैं वो कहते हैं कि आपको इस बात का पर ध्यान देना होगा कि यह अनुच्छेद आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है और ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि चुनाव आयोग स्वतंत्र न हो। यहां पर जस्टिस दत्ता ने साफ साफ कहा है कि आर्टिकल जो हमारे संविधान का आर्टिकल 14 है ये उसका उल्लंघन करता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल संरचना, हमारे संविधान की जो मूल संरचना है उसका एक अभिन्न अंग है जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि चुनाव आयोग स्वतंत्र ना हो। इस पर एजी अटॉर्नी जनरल जो हैं वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि यह गलत धारणा है कि इस कानून से केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है। ये कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल कि इस कानून से यह गलत धारणा लेकर यहां पर चल रहे हैं लोग कि यह कानून जो है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष
चुनाव कराने के लिए यहां पर खड़े नहीं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है समीर जी कि अब खड़े हो गए हैं अटॉर्नी जनरल और कह रहे हैं, वो केंद्र सरकार की तरफ से खड़े हुए हैं आर वेंकटमणि, और उन्होंने अपनी दलीलें यहां पर शुरू कर दी हैं और आगे भी दलील कह रहे हैं कि हमारे यहां पर हमारे सामने कुछ मिसालें हैं जो बताती हैं कि संसद को हमारी टिप्पणियों आदि पर ध्यान देना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो कोई आकर कहेगा कि संसद ने इस पर विचार नहीं किया और इसीलिए आप अदालत के फैसले के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। किस सिद्धांत पर कोई कह सकता है कि संसद ने इस अदालत द्वारा निर्धारित मानदंड का पालन नहीं किया है? किस आधार पर कोई कह सकता है? जब कोई कानून घोषित होता है तो अदालत इन कारणों से कानून को गलत बताएगी। अदालत यह नहीं कहेगी कि कानून कैसा होगा। मेरा पहला तर्क यह है कि अनूप बरनवाल का मामला ऐसा नहीं था जहां किसी कानून की परीक्षा ली गई हो। यह ऐसा मामला था जहां लोगों ने कहा कि 75 वर्षों से संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है और इसीलिए एक खालीपन था। अदालत ने एक प्रस्ताव उठाया, हम एक बिल्कुल अलग नैतिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यानी साफ साफ कह रहे हैं कि अदालत ने ऐसा कहा था कि कानून बनाइए और हम कानून बनाकर ले आए, एक अलग नैतिक उसमें प्रवेश कर रहे हैं और इसीलिए हम यहां पर कानून बना रहे हैं। अभी एस.एन. शुक्ला जी वही बात पहले कह चुके हैं राजीव जी, कि उन्होंने कहा कि 75 सालों में कानून नहीं था, तभी तो जो अनूप बरनवाल की याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से कि संसद इस पर एक कानून बनाए, और आपने जो कानून बनाया वो उससे भी गया बीता है। यानी वहां तो कम से कम ये था कि कोई स्पष्टता नहीं थी, राष्ट्रपति नियुक्त करते थे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। यहां तो आपने, और उसमें जो नेता प्रतिपक्ष होते थे उनकी भी राय ली जाती थी, भले ही कानून नहीं था लेकिन किसी भी ऐसी नियुक्ति पर संवैधानिक पदों पर ली जाती थी। यहां तो आपने कानून ऐसा बना दिया है कि उसमें नेता विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं रह जाता और सरकार के ही दो नुमाइंदे मिलकर किसी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जैसी कुर्सी पर बैठा देंगे। अब यहां एक चीज जो इन्होंने कही है उसकी काट अभी अब निश्चित तौर पर रखेंगे जो इस याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि यहां संसद ने बना दिया, इसको संसद को बनाना ही था लेकिन संसद ने जिस तरीके से बनाया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है और एक उसको संवैधानिक नहीं कहा जाएगा कि पूरा विपक्ष बाहर है और आप इतना महत्वपूर्ण कानून बना दे रहे हैं जिस कानून के जरिए उन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी है जो देश की चुनावी व्यवस्था को संचालित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटमणि सीधे लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें सीधा सरकार की तरफ से खड़े हैं और कह रहे हैं कि मान लीजिए, अजम्पशन यहां पे मान लीजिए कि संसद ने आज पहली बार कानून पारित किया, लेकिन अनूप बरनवाल ने इसके तर्क पर सवालिया निशान लगा दिया है। अनूप बरनवाल का मामला, इसे यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता जब तक कानून के वास्तविक प्रयोग पर इसकी जांच नहीं हो जाती, यानी चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली में कमी साबित नहीं हो जाती, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है। अब कैसे करेंगे भाई जी? आपने ये 2 साल तो आपने देख लिया, आप 2023 में इस कानून को लेकर आते हैं, 2023 से लेकर और अभी तक आप धीरे धीरे गुपचुप तरीके से एक कानून बनाते हैं। आप राजीव कुमार को वहां मुख्य चुनाव आयुक्त बनाते हैं, उसके बाद आप गुपचुप तरीके से 2 लोगों को उनके मुख्य आयुक्त बनाते हैं, एक संधू को और दूसरे ज्ञानेश कुमार को, और उसमें इन दोनों में से एक को राजीव कुमार के जाने के बाद यानी ज्ञानेश कुमार को आप मुख्य चुनाव आयुक्त बना दे रहे हैं, और उसके बाद इतने चुनाव हो जाते हैं और उसके बाद यहां पर अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि इसकी वास्तविकता से जांच करनी पड़ेगी। जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, वास्तविक प्रयोग नहीं होगा, इनके कामकाज को देखेंगे नहीं जब तक हम कि ये स्वतंत्र रूप से इनकी कार्यप्रणाली में कोई कमी है, खामी है, तब तक क्या आप कैसे कह सकते हैं कि ये चुनाव आयोग जो है वो स्वतंत्र नहीं है। और इस अदालत से विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने को कहा जा रहा है और यहां पर जो याचिकाएं लगाई गई हैं वो कहा जा रहा है कि विधायी क्षेत्र में आप हस्तक्षेप कीजिए। इस पर जस्टिस दत्ता कहते हैं कि हमसे विधायी विवेक की जांच करने को कहा जा रहा है, हस्तक्षेप के लिए नहीं कहा जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो विधायिका उसे कुछ नहीं कह सकती, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया तो फिर विधायिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये भी कह रहे हैं जस्टिस दत्ता। यहां पर नाराजगी जता रहे हैं कि हमसे हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा गया है बल्कि उसकी जांच करने के लिए कहा गया है, विधायी विवेक की जांच करने के लिए कहा गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो विधायिका उसे कुछ नहीं कह सकती।
ये गलत बात, गलत दलील आप दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गलत दे रहे हैं दलील, यहाँ पर साफ साफ कहा इन्होंने। एक दलील उनकी जो है राजीव जी, हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उसको प्रयोग में, उसको अमल में लाकर देखा जाए, उसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। अरे एक्सपेरिमेंट के बाद ही तो पता लग रहा है कि क्या कुछ आप कर रहे थे। क्यों आपने कानून बनाया हो रही है जी, क्यों कानून बनाया और कानून के जरिए आपने नियुक्ति जिनकी की है उनसे आप क्या करवा रहे हैं, अब तो साफ पता लग गया। तो इसको, ये पूरी प्रक्रिया को खारिज करने के लिए ये जो उदाहरण है अपने आप में बहुत पर्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे राहुल गांधी ने जो डिसेंट नोट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अप्रेजल और 360 जो डाटा है उनका, वो सब इसलिए तो मंगाया है, इसलिए मंगाया है कि कम से कम इतना हो कि बैक में आपने, पीछे आपने क्या कारनामे किए हैं वो पूरे कारनामे सामने रहें। आपके बारे में वो 360 डिग्री जो डाटा है, उस डाटा में समीर जी यहां तक होता है कि आपके स्टाफ से पूछा जाता है, आपके सहकर्मियों से भी पूछा जाता है कि आपका चाल चलन कैसा था, कार्यकलाप, क्रियाकलाप वो कैसा था। ये सारी चीजें आपके बारे में उस डाटा में 360 में रहता है। और यही तो राहुल गांधी ने लिखी है। राहुल गांधी ने जो डिसेंट नोट लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने जब मांगा तो मुझे कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ कह दिया गया कि आप इस पे साइन कर दो, हमने ये तय कर लिया है। ऐसे थोड़ी होता है। और यहां पर यही बात कही जा रही है। और जस्टिस दत्ता ने यहां पर अच्छी बात रखी है। आप देखते हैं फैसला जो भी आता हो ये अलग बात है, लेकिन जस्टिस दत्ता ने साफ साफ कहा है कि हमसे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस अदालत से विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने को कहा जा रहा है। अरे भाई, हस्तक्षेप नहीं, कानूनन जांच। और सुप्रीम कोर्ट ने कई कानूनों को रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई कानून को रोका है, फिर से कहा है कि इस पे दूसरी तरह से आप कानून बना के आइए, ये कानून गलत है। कई सारे जजों की नियुक्ति का मामला, जजों की नियुक्ति का एनजेएसी को ही रद्द कर दिया। और तो कानून बहुत सारे बने हैं विधायिका और कार्य। सुप्रीम कोर्ट का इसीलिए महत्व है कि यहाँ पर विधायिका को कम से कम बहुमत की भी अगर विधायिका है तो वो मनमानी नहीं कर सकती है। उसके चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए ही सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ किस तरीके का लॉजिक दे रहे हैं, जिस पर बताया आपने कि जस्टिस दीपांकर दत्ता नाराज भी हुए कि हमसे हस्तक्षेप की बात नहीं कही जा रही है, हमसे उसकी कानूनी बिंदुओं की जांच करने की बात कही जा रही है, जो हम कर रहे हैं और आप लोगों की दलीलें सुन रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बहुत मजेदार केस है, बहुत मजेदार केस है और इंपॉर्टेंट केस है। और यहाँ वेंकट मणि जो हैं, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कह रहे हैं कि अगर अनूप बनवाल कानून की घोषणा, केस की में कानून की घोषणा नहीं है तो आज आपके जो जजेज हैं उनसे अनूप बनवाल द्वारा कही गई बातों को क्रियान्वित करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके यहाँ मिलॉर्ड को लगता है कि अनूप बनवाल जैसा कोई होगा तो हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां न्यायालय क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इसके बीच कोई सीमा का महत्व नहीं रहेगा। यानी न्यायालय क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये न्यायालय को करने दीजिए। लेकिन न्यायालय से ये उम्मीद की जा रही है कि आप विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप मत कीजिए। साफ साफ कि विधायिका में जो संसद है उसमें हस्तक्षेप न्यायपालिका न करे। जबकि न्यायपालिका हस्तक्षेप, इसलिए उन्होंने कहा, साफ साफ कह दिया कि हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। जस्टिस दत्ता ने कहा कि यह हस्तक्षेप नहीं है, ये जांच करने को कहा जा रहा है कि विधायिका सचमुच विधायी विवेक की जांच करने के लिए कहा जा रहा है। याचिकाएं इसीलिए लगाई जाती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो विधायिका उसे ... कह रहे हैं, नहीं कह सकती, उसे मना नहीं कर सकती। अब राजीव जी, अब ये जो विधायी कार्य किया गया है, अब आप ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर खामोश रहे तो आप सत्ता पक्ष के लोगों को बैठाकर कोई भी आप बिल पारित कर लेंगे। तो आप और इस विधायिका को पूरा का पूरा विपक्ष देखता रहेगा और सुप्रीम कोर्ट भी खामोशी से सुनता रहेगा। ये कैसे पॉसिबल है? फिर सुप्रीम कोर्ट का महत्व रह क्या जाता है? सुप्रीम कोर्ट केवल पार्किंग और तमाम तरह के मसलों को सुनने के लिए थोड़ी होता है। मुख्य उसका जो काम होता है, उनको तो हाई कोर्ट भी है, लोअर कोर्ट्स भी हैं सुनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और यहाँ पर संविधान को लेकर ये संविधान के जो प्रावधान है उनका उल्लंघन हो रहा है, इसलिए उसको सुनना पड़ रहा है और उसको सुनना ही चाहिए। यहाँ विधायी कार्य में हस्तक्षेप तो कतई नहीं। जब आप कानून बना रहे थे तो थोड़ी वहां पर लाया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप इसको कानून बनने से रोक दीजिए।
लेकिन कानून ही जब आप गलत तरीके से बनाएंगे, विपक्ष की अनुपस्थिति में बनाएंगे, तो फिर वो कानून कैसा कानून रह जाएगा। और उसको आप इस तरीके का बना रहे हैं कि वो आने वाली पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको ही ध्वस्त करने पर तुला हुआ है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दी जाएगी तो कहां दी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए खैर, ये मामला जो है अभी चूंकि कोर्ट में लंच हो गया है, लंच ब्रेक है 1 बजे से 2 बजे तक, और लंच ब्रेक के बाद इस मामले की सुनवाई फिर से होगी, यानी 2 बजे से बेंच दोबारा बैठेगी। अभी बेंच उठ गई है लंच ब्रेक पे, और इसके बाद 2 बजे से फिर से सुनवाई होगी। 2 बजे से जैसे सुनवाई शुरू होती है, आपके सामने हम दोनों साथी मौजूद रहेंगे, समीर जी हमारे साथी और मैं, और आप तमाम साथियों, आप सबका इंतजार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम सुनवाई, ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जो नियुक्ति है और संधू और उनके साथी, इन तीनों की नियुक्ति, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती दी गई है कि इनकी नियुक्ति ही अवैध है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तत्काल बर्खास्त किया जाए, यह कहा गया है। और उसके अलावा यह कानून भी गलत है, और ये अगर कानून गलत है फिर भी यह नियुक्ति, अगर आप ये नहीं साबित करते हैं, आप कहते हैं कोर्ट कल को कहता है कि नहीं ये कानून ठीक है, तब भी ये नियुक्ति गलत है, और इसको भी साबित करने की यहां कोशिश हो रही है याचिकाकर्ताओं की तरफ से। चलिए देखते हैं कि आगे इस पर फैसला क्या आता है, लेकिन अभी दलीलें बहुत बाकी हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटमणि ये आज दलीलें पेश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बेकार का मिलॉर्ड, ये लोग बेकार का समय बर्बाद कर रहे हैं, कोर्ट का महत्वपूर्ण समय, टाइम इज मनी कहते हैं ना, तो ये जो पैसा है बर्बाद हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं पैसे को बचा के रखो, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन सोने चांदी की कीमत बढ़ गई, सोना 8,000 रुपया महंगा हो गया कल, और चांदी जो है वो 20,000 रुपये महंगी हो गई, और ख़रीदने के लिए अभी तक जितने सोने चांदी खरीदे थे लोग उससे ज़्यादा खरीदने चले गए। तो नरेंद्र मोदी की अपील कितनी कारगर साबित हो रही है आप लोग समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी हैं, वो 2 गाड़ी वाली विजुअल जो दिखा रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है वो भगवान जाने, लेकिन उसमें लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गलत है। तो चलिए नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, लेकिन बात जो है अभी से थोड़ी देर बाद, यानी 2 बजे से हम फिर बैठेंगे हमारे साथी समीर जी के साथ, और आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत ही मजेदार है समीर जी, बहुत मजेदार है। दलीलें जबरदस्त दी जा रही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो आर वेंकटरमणी साहब हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कई बार ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हास्यास्पद सी दलीलें हैं, और दीपांकर दत्ता का जो उस पर ऑब्जेक्शन था वो भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा था। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मजेदार है, मजेदार है, और देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 2 बजे फिर मुलाकात होगी, और 2 बजे से जो सूचनाएं रहेंगी, जो दलीलें पेश की जाएंगी, वो दलीलें हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, लंच कर लीजिए आप भी, और 2 बजे से फिर बैठते हैं। नमस्कार।